चलिए बेटा, अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग। अभी हमारा दोस्त दूसरा यूनिट होगा। हमने अब इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट को क्या कर दिया, कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया, जिसमें आपने देख लिया होगा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट देखा, हमने ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को देखा, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में देखा। आई होप कि आप लोगों को ये 3 चैप्टर्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके सारे की पॉइंट जो भी थे, क्योंकि उस की पॉइंट को अगर आपके दिमाग में अगर है तो आप जान लीजिए कि पूरी की पूरी सिस्टम को आप अच्छे से बैठा सकते हो। या ध्यान रखिएगा। अब उसी क्रम में बेटे हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 2। अगर चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 4th बन जाएगा। क्या है इसमें, देखिए यूनिट जो है दोस्त, इसमें अगला चैप्टर जो आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक तो ये मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन मिलेगा अभी आपको, और उसके बाद जो तीसरा इसमें आएगा यूनिट में इवोल्यूशन हो जाएगा। तो अब इस यूनिट में हम इस 3 चैप्टर्स को नस्त नाबूद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्त कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहाँ किसे जाता है। देखिए हमने कहा दोस्त कि क्या होता है कि हम अपने फादर की तरह और मदर की तरह कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हैं, दिखते हैं। तो रीज़न ये आया कि सर कैसे, हाउ वी कैन से दैट यू हैव द सेम कैरेक्टर लाइक योर फादर। तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई। तो हमने कहा कि कुछ चीज़ें दोस्त क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब इस पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना ये स्टडी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब डब्ल्यू बैटसन साहब आए 905 में तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया एक्चुअली इनको हालांकि इनको मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इनको वो कीर्तिमान हासिल नहीं हुआ जो वो चाहते थे। क्योंकि उस समय दोस्त क्या हुआ कि उन्हीं के बिल्कुल अगल बगल जो उभरने लगे, वो उभरता हुआ सितारा जो था जॉन ग्रेगर मेंडल साहब आ चुके थे, जो कि आप जानते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर, मतलब वहाँ से पढ़ाई करके और फिर आ करके यहाँ पर सिलसिया नामक विलेज से निकलने वाला व्यक्ति, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा गेन की, उसके बाद में जब उन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में अपना कदम बढ़ाया, तो होता है आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति इंटरेस्ट रहता है किसी दूसरे विषय का, हालांकि उसको मिल जाए कुछ और, तो वो अपनी पुरानी सिस्टम्स को भूल नहीं पाता है, जिस चीज़ से उसका लगाव पहले अफेक्शन रहा होगा। तो मैथ तो इनकी एक समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी का एक तकिया कलाम था। सो आई डोंट थिंक दे कैन फॉरगेट। अब उन्होंने सोचा कि यार हम तो बायोलॉजी के फील्ड में हैं, तो चलो कुछ ना कुछ इसमें भी मैथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये शायद इनके ज़िंदगी का, इनके इस एक्सपेरिमेंट का एक कह सकते हैं कि एक गलत इस पर रिजल्ट रहा है, जिससे उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई जो इनको एक क्रेडिट चाहिए था। तो इन लोगों ने दोस्त ये प्रयास किया कि हम इस मरतबा ऐसी कुछ डिस्कवरी करेंगे जिससे हम ये जान पाएंगे कि आखिर लोगों के अंदर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। हालांकि माना जाता है कि जब एक स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो इनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती थी, लोगों टीचरों से जानकारी करना कि सर ये पौधे ग्रो कैसे करते हैं, ये फ्लावर का कलर ऐसे क्यों दिख रहा है, हम हाइट में बड़े होते क्यों चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब वो करते थे तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं सोचता था कि या तो ये पागल है या तो आने वाले समय में एक जीनियस हो जाएगा। हालांकि हुआ वही। जॉन ग्रेगर मेंडल साहब, जिन्होंने जुलाई 22 से लेकर 1822 से लेकर 84 तक अपना जीवन का एक लाइफ साइकिल उन्होंने देखा, जो जिया, जो बेहतर ढंग से लोगों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, आज वो वही सिस्टम है कि उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे हैं। इन्होंने इसमें एक चीज़ और बताया दोस्त, एक ब्रांच खुला जेनेटिक्स। जब जीन लेवल पर आप कोई डिस्कवरी करते हो, दैट इज़ द जेनेटिक्स। उसी में आया हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कहा गया कि इनहेरिटेंस एक ऐसी सिस्टम्स मानी जाएगी जिसमें कोई कैरेक्टर्स प्रोजेनी में पेरेंट्स से क्या होते हैं, एज इट इज़ चले जाते हों। ठीक है, एज इट इज़ चले जाएंगे। हालांकि एज इट इज़ का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जैसे बप्पा हैं सेम बप्पे की तरह वो दिखेगा, नहीं। आपको पता होगा कि 99.99 जो सिस्टम है या जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन बस 0.1% की वजह से हमारा जो फेस होता है वो पेरेंट्स से, अपने माता पिता से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इन्होंने कहा कि देखिए इनहेरिटेंस वो होगा जो प्रोजेनी में आए माता पिता से, एज इट इज चला जाए, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। ओके, बट वेरिएशन क्या है सर? तो कहा कि देखो वेरिएशन मुन्ना क्या है ना कि
प्रोजनी के पास जो भी कैरेक्टर्स, जो भी फीचर्स, जो भी ट्रेड्स गए हैं, दे मे बी वेरी, वो वेरी हो सकते हैं भाई, बदल के आए, अल्टर्ड होके आए। अब प्रश्न आया कि सर क्या फादर जिस तरह दिख रहे थे उस तरह नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि फादर बहुत ही गोरे हों, बेटा सांवला निकल जाए, ये भी हो सकता है। फिर अगला कैसे वेरिएशन हो सकता है? हो सकता है उस पेरेंट्स के 4 बच्चे हों और 4 बच्चों में क्या हो कि सब में डिफरेंस दिखाई पड़ते हों। किसी की हाइट बड़ी हो, किसी की छोटी हो, किसी के कान थोड़े ऊपर हो, किसी में एयरलोब, किसी में अटैच हो, किसी में फ्री हो सकता है आई कलर्स को डिफरेंस हो जाए, हेयर स्टाइल कुछ हो सकते हैं, उसकी मेंटालिटी डिफरेंस हो सकती है। सो एवरीथिंग इज शो द वेरिएशन। इसी को मेंडल ने कहा था कि ये वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन दोस्तों ठीक है, जेनेटिक्स और में हम वेरिएशन और इनहेरिटेंस को आपस में मिला करके बात जब बताते हैं तो उसी को जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि जॉन ग्रेगर मेंडल साहब ने एक्सप्लेन किया। हालांकि साइंटिस्ट जब आने शुरू हो गए तो इनको तकलीफ हुआ कि हाँ यार मेंडल, ये कौन सा मेंडल आ गया है। अच्छा, मेंडल को क्रेडिट नहीं मिल पाने का रीज़न पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बायोलॉजी में मैथ को यूज़ कर दिया था। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यही रही कि इनको ज़्यादा लोगों ने क्रेडिट नहीं दिया। सेकेंड चीज़ है, उस समय प्रिंट मीडिया या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना बहुत रेयर, कम होता ही नहीं था, तो उनकी बातें दूर तक लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी, ये भी रीज़न था। तो इस वजह से इनके जो कैरेक्टर्स थे वो एज अ रिसेसिव फॉर्म में कह सकते हैं उसी में पड़े रह गए। अब बेचारे वो तो गए, 1884 में कहानी साफ। उसी के कुछ वर्षों बाद सन 900 में यानी 1900 में कुछ 3 साइंटिस्टों ने मिल करके ये जानने का प्रयास किया कि आखिर डिवेरिस चाहे शेरमार्क साहब हों, ह्यूगो डिवेरिस आप जानते होंगे, ये ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट, तीनों लोगों ने मिल करके ये सोचने या जानने का प्रयास किया कि आखिर मेंडल सर ने जो बात कही थी क्या वो बात सही थी गलत थी। जब इन लोगों ने डिस्कवरी शुरू किया तो पता लगा कि यार आज जो हमारे साइंटिस्ट छटपटा रहे हैं यार कि ये क्या है, कैसे है, ये तो मेंडल चाचा ने कई वर्ष पहले ही बता के गए हैं। यानी मेंडल बहुत ग्रेट थे दोस्त। इसकी जानकारी हमें तब हुई जब हम लोगों ने दोबारा रीडिस्कवरी किया 1900 में। हालांकि उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, इसके बाद मरणोपरांत भी मिले हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम थोड़ा बदलने लगा। बस मेंडल ने एक शब्द कहा था कि यहाँ एक फैक्टर होता है विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी, बट फैक्टर वॉज नॉट ए कन्फर्म हुज फैक्ट, कौन फैक्टर। ये तो 909 में यानी 1909 में जब जोहानसन साहब ने डिस्कवरी की जीन के बारे में, तब लगा कि हाँ यानी कि वो फैक्टर जो कहते थे द फैक्टर इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड फ्रॉम द जीन। वो जीन था, जीन इज ए जेनेटिक मटेरियल या इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी, जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन करते रहते, ये चलते रहते हैं। तब बाद में पता चला कि वो जो बात बताई थी मेंडल सर ने वो फैक्टर नहीं थी, वो एक्चुअली जीन के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। लेकिन उस समय उनको जानकारी उतनी नहीं थी, उतना हम लोगों ने नहीं डिस्कवरी किया था। लेकिन उनकी सारी बातें जो भी रही होंगी वो करेक्ट रही होंगी। मेंडल की बात यहाँ तक तो समझ में आई। हमने दोस्त अभी ये जो बात, अच्छा इनके बहुत सारे रूल भी हैं, बहुत सारे नियम दिए, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी की बात हो, चाहे सेग्रीगेशन हो, चाहे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो, ये तीनों लॉ उन्होंने दिया। इन्होंने ही 1 जीन ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, मोनो हाइब्रिड के बारे में बताया, डबल आप देखेंगे कि 2 जीन ऑफ इनहेरिटेंस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हालांकि उसी से रिलेट करता है। तो ऐसे सारे लॉ इन्होंने दिए। तो ये चैप्टर जो मैंने समझाई बस इसी तक कहानी है। जीन, क्रोमोसोम, एलील आप जानते होंगे कुछ नहीं दोस्त। जीन क्या है, सेगमेंट है डीएनए का विच कैन ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। डीएनए आप जानते हैं, अब डीएनए तो आपका एक प्रकार से आप तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। एलील एक आता है, एलील एक प्रकार से उन्होंने नहीं बताया था। अच्छा, इनका जो मेन वर्ग था पाइसम सेटाइवम पे था, यानी कि स्वीट पी मटर पे था। 7 वर्षों तक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने 7 ट्रू ब्रीड कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, यानी 14 कैरेक्टर बन गए। और 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने देखा कि क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं। और जब एक रीज़न था वाई द मेंडल चूज द पी प्लांट, रीज़न इज दैट बिकॉज इसमें आसानी से आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन था, कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोजेनी मिलते थे, बहुत कम लाइफ साइकिल इसका होता था, इजीली इसको अवेलेबल था। इसमें हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली भी करा सकते थे। यानी कहने का मतलब क्या था कि हम वो सारी फैसिलिटी देख पा रहे थे पी के केसेस में। देन उन्होंने चूज़ किया कि पी ही रखने दो, और पी पर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया। सोचो अगर वो अरहर के पेड़ पर करते तो क्या होता, तो पता लगता है 1 साल उनको इंतजार करना पड़ता है एक मरतबा करवाने के लिए प्रोजेनी उस पर, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्यों करेंगे भाई, जब 1 वर्ष में 4-4 बार देखा जाता है तो उसी पे उन्होंने स्टडी करना शुरू उचित माना अपने आप को।
तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस यही पूरी बैकग्राउंड है इसकी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वेरिएशन जो होते हैं दोस्त, ये दो प्रकार की बॉडी में सेल होते हैं, एक सोमैटिक होता है, एक जनरेटिव होता है। सोमैटिक हमारी बॉडी की पूरी सेल होती है। अभी मेरी फिंगर को कट कर दो, मैं फिंगर को अगर कट मार दूँ तो ये मेरी सोमैटिक सेल दोस्त। क्या आने वाले समय में ये जो मेरा बच्चा होगा, क्या उंगली कट्टा पैदा होगा? हैं, छिपकली का पूँछ काटो, क्या छिपकली के सारे बच्चे पूँछ कट्टे पैदा होंगे? अरे नहीं बाबू, क्योंकि जो आप कटिंग कर रहे हो इस समय, कटिंग चाय की तरह, वो बेटा सोमैटिक सेल में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। तो सोमैटिक में कोई बदलाव अगर कोई होता है बेटा, तो वो जनरेशन में, अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। क्या बात समझ में आई? लेकिन जनरेटिव में अगर कोई बदलाव करेगा बेटा तो जान लो चला जाएगा। तो इसलिए जनरेटिव यानी कि आपके जेनेटिक लेवल पर चला गया तो वो कैन बी ट्रांसफ़र। जीनोटाइप जो जेनेटिक लेवल पर हो, जो आइडेंटिफाई बाहर से ना कोई कर पाए, लेकिन फिनोटाइप इज द मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स होते हैं विच कैन बी अपेयर्ड फ्रॉम द आउटर सरफेस। अगर कोई छोटा है तो जान जाओगे ये बेटा गूंठा है, कोई लंबा है लंबा जान जाओगे, काला गोरा जान जाओगे। तो ये चीज़ें हमारी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं विच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द मार्फोलॉजिकली, बाहर से देख कर पता कर लो, लेकिन जेनेटिक लेवल पर कैसे जानोगे? तो वो चीज़ें जीनो फिनोटाइप में है। अब इन्हीं चीज़ों को मैं समराइज कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत ही आसान चैप्टर मैं इसको मानता हूँ, आप भी इसको ईजी समझ जाएंगे। देखो जितनी मैंने कहानी बताई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब इसी की कहानी को मैं समझा रहा हूँ, कि एक पॉइंट समझाता हूँ। देखो मैं बहुत तेज़ी से चलूँगा। डब्ल्यू बेटसन ने वही बात बताई, जुलाई 1822 में 84 से इनका लाइफ साइकिल ग्रेगर मेंडल का था। पी पर अध्ययन किया था, 7 वर्षों तक किया था। कितना किया था? 7 ट्रू ब्रीड थे। इसमें कौन कौन से 7 थे वो भी बता देता हूँ, ध्यान देना। जो मटर का सीड था उसके जो पॉड माने छिलका हो गया, या ये दो हमारे थे, इसके शेप कैसे थे? सीड का शेप कैसा था? कंस्ट्रक्टर था या राउंड था? पॉड का कलर कैसा था? वो चाहे ग्रीन हो चाहे कुछ कलर हो। तो ये चीज़ इसके शेप को देखा गया। फिर फ्लावर, सीड और पॉड, इन तीनों के कलर को आइडेंटिफाई। तो 3 कैरेक्टर यहाँ से हो गए, 2 कैरेक्टर ये हो गए, 5 कैरेक्टर यहाँ से हो गए। अभी 2 कैरेक्टर कौन से बचे हैं? देखो फ्लावर की पोजीशन क्या है? वो टर्मिनल एरिया पर है, ऊपर सबसे है, ये फिर एक्सियल एरिया पर है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या कहता है, यानी ये एरिया बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा फ्लावर, या यहाँ किनारे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे रीजन्स को हम फ्लावर का पोजीशन कहते हैं। स्टेम की हाइट क्या है? डॉर्फ है या टॉल है? टॉल कैपिटल टी होगा, डॉर्फ स्मॉल टी होगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम की हाइट के बारे में कहते हैं ना। गूंठा पौधा और कुछ, अरे खेत में जब गेहूँ बोते हो तो बहुत गेहूँ ऐसे होते हैं डंठल जो बहुत लंबे हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटे रहते हैं, बेचारे गूंठे पड़े रहते हैं नीचे ही, तो उनको डॉर्फ कहते हैं ना। तो ऐसे मेंडल ने आइडेंटिफाई किया होगा। क्या क्या? इन्होंने सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजी के केसेस में खासतौर पर इन्होंने स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया था, यानी मैथमेटिकल एक लॉजिक दिया, और उन्होंने रिकॉर्ड मतलब एक फीड बना दिया कि हाँ इन सारे रिकॉर्ड को क्या करते रहे, जनरेशन टू जनरेशन जो होता रहा उसको नोट करते रहे, ताकि हम कैलकुलेट करेंगे आसानी से। फिर देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसका रेशियो क्या था? 3:1 था, जो कि फिनोटिपिक है। जीनोटिपिक पर जाओगे तो 1:2:1 हो जाता है। क्या था? कैपिटल टी यानी टॉल को हमने डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया था, जिसमें ये सब जीन होते हैं दोस्त। तो समय ना जब सेल्फिंग कराया गया तो पहली मरतबा जब क्रॉस किया गया तो मेंडल चाचा को ये सब चीज़ें मिली ही नहीं, ना कैपिटल टी मिला ना स्मॉल टी प्योर मिला। तो उनको देखा कि तो हाइब्रिड मिल रहा है, तब लोग घबराना शुरू कर दिया। कहा अरे यार जो मैंने लिया था वो ना कोई पप्पा मिले ना कोई मम्मी मिल रहे हैं, क्या होगा? तो कहा घबराओ नहीं, इसी को बार बार कंटिन्यू सल्फिंग करा दो। हो सकता है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो छिप जाते हैं, तो कुछ जनरेशन बाद क्या होते हैं दिखाई पड़ते हैं, अपीयर हो जाते हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने दिखाया, रेशियो दिखा दिया। जीन आपको बता दिया। एलील मैंने कह दिया कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर इस कॉल्ड एज एलील कहा जाता है। F1 to F2 जनरेशन चलता रहता है, फीलियल जनरेशन कहते हैं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, अगर कैपिटल टी सेम है तो होमो हो जाएगा, हेट्रो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड को हेट्रोजाइगस के नाम से गए। फिनो जीनोटिपिक बता दिया। फिनो वो जो बाहर से दिखाई पड़े, जीनो वो जो बाहर से अपीयर ना हो। डोमिनेंट जो अपनी ताकत के बदौलत किसी को गिने ही ना। जैसे मान लो कि 11 का लड़का खड़ा, क्लास 3rd का बच्चा हो, और कोई घटना हो गई हो, तो उसका जो मौके वारदात पे दोनों अगर मौजूद हैं तो जो मैनेजर होगा, प्रिंसिपल होगा, तो वो 11 वाले बच्चे की बात अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बड़ा है, वो डोमिनेंट है उस समय। तो ऐसे ही डोमिनेंसी वो कैरेक्टर होता है जो किसी की उपस्थिति में भी वो गिने ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करे। लेकिन रिसेसिव कौन है? वो ये है कि किसी डोमिनेंस के कैरेक्टर्स की उपस्थिति में अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाता, तो दैट इज कॉल्ड द रिसेसिव।
देखो एक साइंटिस्ट थे आरसी पुनेट, उन्होंने एक बॉक्स दे दिया था दोस्त, उसी बॉक्स में बहुत सारे ऐसे हमने कैरेक्टर जीन को रखा था, जिसका नाम क्या था, ये एक ब्रिटिश जेनेटिक्स थे जिन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैलकुलेट किया गया था जिसमें सारे के सारे हमारे जीनो टाइप मौजूद थे, ठीक है ना। एक बक्सा होता है, देखो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, क्या देखा, टेस्ट उसका किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कहा गया, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दोनों थे, उन्होंने क्रॉस कराया, तो मान लो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिलेगा सब में, ठीक है ना, यही 4 मिला था। अब हुआ क्या, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को समझा रहा हूँ। अगर F1 जनरेशन में पाए गए प्रोजेनी का क्रॉस तुम किसके साथ करा देते हो, ये रिसेसिव के साथ करा देते हो, ठीक है। तो देखो बैक और टेस्ट किसका होता है, कमजोरों का होता है। तो F1 जनरेशन में अगर मिले हुए जो प्रोजेनी से जो हमारे गैमेट्स मिल है, इसका क्रॉस जब तुम रिसेसिव से कराते हो, रिसेसिव से करवाओगे तो हमारा क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, क्योंकि गरीबों का कमजोरों का टेस्ट होता है, तो कमजोर रिसेसिव है तो इसके साथ करा दो, टेस्ट हो गया। बैक कराओगे तो डोमिनेंस के साथ करा दोगे, बैक क्रॉस हो जाएगा। देखो आगे समझे भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंसी, ये ध्यान रखिएगा, 3 लॉ इन्होंने दिया था। क्या होता है, जो अपने आप को शो कर सके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कैरेक्टर में आते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जब आपस में बहुत सारे प्रोजेनी बन जाते हैं और फिर जब गैमीट आपस में अलग होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसी को हम प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गैमीट प्योरिटी के रूप में दिखाई पड़ता है। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हालांकि इसमें क्या होता है, ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस को ही कहा जाता है, अभी बताएंगे आगे। देखो फिर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया डॉग, इसमें क्या है, डॉग स्नैप ले लीजिए, है ना, डॉग स्नैपड्रैगन ले लीजिए, एंटीलाइनम फ्लावर जो होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर किस कलर का है, रेड है, दूसरा वाइट है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है, तो क्रॉस करवाते दौरान दोस्तों इसमें क्या होता है, पिंक कलर का फ्लावर मिलता है। लिया कैसे था मैंने, तो 2 प्रकार के फ्लावर्स थे, ध्यान से देखना इसको। मैंने कहा रेड ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, रेड लिया, वाइट लिया, दोनों ने क्रॉस किया तो बना क्या, एक तीसरा कलर मिल गया, पिंक। सोचिए दोनों में कोई पेरेंट नहीं आया, अलग ही आ गए एक। तो ऐसे कैरेक्टर्स को फिर सेल्फिंग कराया गया, तो यहाँ देखा गया रिएक्शन जो मिला था बिल्कुल मोनोहाइब्रिड की तरह दिखाई पड़ा। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस कहता है कि दोनों लेकर चलेंगे। हम कह रहा है कि हम ना तो मम्मी डोमिनेंट होंगी ना पापा डोमिनेंट होंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे बस। तो क्या करता है, जैसे ABO ब्लड ग्रुप, हमारे शरीर में AB है ना, ABO जैसे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ये जितने ABO ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जीन होता है जिसका नाम होता है आई जीन। हमारा जो RBC होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दोस्तों एक शुगर का पॉलीमर बन जाता है। अगर वो A है उस पर तो जान जाते हैं कि ब्लड ग्रुप A होता है, B है तो B मानते हैं, AB होगा AB मानेंगे, O होगा तो फिर ब्लड ग्रुप O मानते हैं। अब ये आई जीन ही इसको मैनेज करता है, जिसके 3 अलग अलग रूप पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, देखो IA, IB और I है। देखो IA है तो यहाँ O ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये I है तो IA होगा, IB हो जाएगा, B ग्रुप होगा। कभी भी IA और IB एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी शो नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर I के साथ IA है तो जान जो A डोमिनेंस है, IB के साथ I है तो भी B बनेगा, लेकिन IA और IB है तो जान जो दोनों आ जाएंगे एक साथ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे मैंने उसी का एग्जाम्पल भी लिया है। IA और IB जब क्रॉस करते हैं तो AB ब्लड ग्रुप बनता है। बोथ पेरेंट्स शो, नो वन कैन से दैट आई एम डोमिनेंट और आई एम रिसेसिव। सो दोनों शो हो जाते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन डायहाइब्रिड क्रॉस, देखो कुछ नहीं बताने से बहुत पढ़ा चुका हूँ इसको, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, राउंड येलो हमने लेते हैं, RRYY का क्रॉस किसके साथ होता है, मटर के रिंकल्ड और ग्रीन नामक से क्रॉस करवाते हैं, जो स्मॉल r स्मॉल y होता है। इन दोनों में क्या होता है, गैमेट जो बनाया जाता है, तो गैमेट बनाते समय हमको RRYY मिलता है, यानी क्या होता है, ये सारे गैमेट हमको मिलते हैं। किस रेशियो में मिलते हैं, 9:3:3:1, दैट इज अ रेशियो। बस खत्म, बना लेना इसको, ध्यान से देख लो क्या कहते हैं ये। इसमें दोस्त आपको मिलता है राउंड येलो 9 मिलते हैं, फिर क्या होता है, रिंकल राउंड जो हमारे होते हैं राउंड ग्रीन 3 मिलते हैं, रिंकल येलो 3 मिलते हैं, और रिंकल ग्रीन कितने यहाँ पर मिलते हैं आपको, रिंकल येलो 3 मिलता है, रिंकल ग्रीन 1 मिलता है। ये बेचारा 1 रहता है, बाकी सब इस रेशियो में है। नोट, सटन और बाबेरी नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों एक्सप्लेन किया था द नेचर ऑफ द क्रोमोजोम। उन्होंने कहा क्रोमोजोम का नेचर सेम किसकी तरह होता है, बिल्कुल जैसे जीन करता था, तो पैरेलल टू द जीन ऑफ, ये मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन भी किया था। हालांकि 902 में यानी 1902 में इन्होंने एक कलर बॉडीज़ के बारे में बताया था, ध्यान देना कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी यहाँ पर समझाने की कोशिश किया था। और कहा था कि ये जो कलर बॉडीज़ यानी कलर ब्लाइंडनेस जो हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख भी है, क्या है ये, सॉरी, कलर बॉडीज जो होती है, ये क्या होता है, इसमें एक डिवीज़न होता है, यानी कि मियोसिस होता है। और ये मियोसिस जब होता है तो ये आगे मूव कर जाता है, मूवमेंट हो जाता है इसमें। हालांकि क्रोमोसोम के बारे में बताता है, कलरफुल बॉडी होता है विच आर फाउंड इन द सेल।
नोट दूसरा देखेंगे, टी.एच. मॉर्गन जो थे ये और इनके जो कोलीग्स यानी दोस्त यार मित्र जो भी थे, इन लोगों ने दोस्तों एक थ्योरी दिया था, और थ्योरी जो थी इनका कौन सी थ्योरी थी, तो क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। ध्यान देना, इनका वर्क किस पे था, तो फ्रूट फ्लाई पे था, यानी कि ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर पे था। और इन्होंने इस पर अध्ययन किया, क्यों ऐसा किया था, इस मक्खी को क्यों लिया था, बिकॉज इसमें क्या था कि एक बार रिप्रोडक्शन होने से प्रोजनी की संख्या खूब ज़्यादा बढ़ जाती थी, और इसमें तो मेल और फीमेल दोनों को अच्छे से जेंडर को आइडेंटिफाइड भी कर सकते थे। फिर देखो भाई, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, आपको पता होगा दोस्त कि लिंक करना, एक क्रोमोसोम पर कितने सारे लिंक आपस में जीन चिपके रहते हैं। लिंकेज बहुत करीब है तो क्रॉसिंग ओवर जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो लिंकेज जितना सटीक जितना चिपका रहेगा क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे लिंकेज यानी जीन का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दूर होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर वहाँ पर शो हो जाता है। यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन किसने दिया था, अल्फ्रेड स्टाडवेंट ने दिया था, जो कि स्टूडेंट थे किसके, टी.एच. मॉर्गन के थे, ये भी ध्यान देना। इन्होंने ही फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि दो जीन के बीच की फ्रीक्वेंसी कितना, डिस्टेंस कितना, ये सारी चीज़ें इन्हों भाई साहब ने बताई थी। तो ध्यान देना, बहुत बड़े मतलब जीन के मैपिंग के विषय में भी इन्होंने बताया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर देखो भाई, सेक्स क्रोमोसोम हैंकिंग, एक नाम के हैंकिंग ना समझो बाबू, हैंकिंग 1891 में बताया था कि एक बॉडी होती है जो कि इंसेक्ट के वही स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये सब देखा गया था। इन्होंने हैंकिंग ने 1891 में एक एक्स बॉडीज़ को देखा था, हालांकि बाद में इसी को एक्स क्रोमोसोम भी कहा गया था। उन्होंने ये सारी बातें देखी थी और उन्होंने बताया ह्यूमन के केसेस में खास तौर पर दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम होता है, एक रिप्रोडक्टिव वाला होता है। तो देखो, एक ऑटो होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। हमारे में क्या होता है, मेल हेट्रोगेमेट्री होता है। देखो, मेल हेट्रोगेमेट्री होती है क्योंकि हमारे में क्या होता है, एक्स एक्स फीमेल को शो करता है, एक्स वाई, एक्स अलग है वाई अलग है, तो दोनों अलग है। हमने कहा तो एक है तो होमो, अलग है तो हेट्रो। तो हमारे में मेल से ही जेंडर क्या होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। तो इसलिए हमारे में क्या है दोस्त, देखो मैंने लिख दिया है कि हम लोगों में मेल क्या होते हैं, हेट्रोगेमेट्री होते हैं। लेकिन इन बर्ड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, मेल फीमेल में दोनों सेम हो जाते हैं। बट थोड़ा सा अलग गया, मतलब फीमेल यहाँ हेट्रोगेमेट्री हो जाती है। नहीं, फीमेल इस बार दबंगई दिखाएगी, कहेगी कि मैं जेंडर डिफाइन करूँगा बेटा, मानो लोग तुम करते हो, मैं इस बार यहाँ मैं करूँगी। यानी जेड जेड है तो ये हो गया मेल, फीमेल है तो जेड वाई, जो सॉरी जेड डब्ल्यू हो जाता है, थोड़ा सा अलग है। इन हनी बी में क्या होता है, हनी बी में देखेंगे तो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि डिटरमाइन करते हैं कौन, बाय द रिसेसिव इंडिविजुअल के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं दोस्त। इसमें क्या होता है, यूनियन होता है गैमीट्स का, जब आपस में गैमीट मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये क्रॉसेस देखने को मिलता है। स्पर्म एंड एग यहाँ आते हैं और फीमेल क्वीन या वर्कर यानी डिप्लॉयड जो होता है बनाया जाता है। और जो इसमें अनफर्टिलाइज एग होते हैं दोस्त, इसको ड्रोन कहते हैं, जो कि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पार्थिनोजेनेसिस के रूप में भी आते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। फिर देखो, फ्यूजन कह दिया मैंने कि इस प्रकार का जो फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं कि हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में जाना जाता है। वी के केसेस में रट लीजिए इसको। देखो, फीमेल है 32 डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगा। ऐसे मेल है, मेल में क्या 16 है जिसमें माइटोसिस होगा। जब फीमेल में मियोसिस हुआ तो यहाँ पर देखा 16 डिवाइड हो गया ना, 16 जो कि मेल को रिप्रेजेंट किए। यहाँ पर ये 16 ऑलरेडी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी के केसेस में दोस्त हम लोग क्या करते हैं, जेंडर को फीमेल ही इस प्रकार से डिफाइन कर रही है। क्या बात समझ में आई नहीं? तो आई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें अगला बता देता हूँ। चलो भैया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बची है थोड़ी सी, ये भी देख लीजिए इस चैप्टर में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक शब्द है म्यूटेशन। म्यूटेशन आप जानते हैं कि एक सडन चेंज होता है। भाई आप जैसे हैं अभी अचानक आप में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ जाए, कोई चेंजेस दिखाई पड़ जाए, तो वही तो म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन से सडन चेंज होता है। जिस तरह से एवोल्यूशन तो एक ग्रेजुअल चेंज होता है, और एक चेंज के बाद एक नया रूप जब दिखाई पड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या, जैसे ह्यूमंस पहले किस रूप में था, चाहे होमो इरेक्टस हो, चाहे निएंडरथल होते थे, ये कैसे कैसे चिंपैंजी से होते 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 आज इस रूप में हम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल लुक वेरी स्मार्ट हैं। ऐसे अब आप सोचिए, बदलाव हुआ, एवोल्यूशन हो गया है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या करता है कि आपके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर लेता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं, और उसी वेरिएशन से एवोल्यूशन आती है, जिससे नई स्पीसीज आती है। समझ पा रहे हो?
अब वहीं से मैं बात करूंगा, म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है दोस्तों, जो हमारे जीन में हो जाता है, हमारे क्रोमोसोम पे होता है, जो हो जाता है। हालांकि ये कुछ केमिकल्स और कुछ फिजिकल्स ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, जैसे केमिकल्स हो गया, ये सब कहीं ना कहीं बदलने का काम करते हैं। अब होता क्या है, दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। जब एक पर्टिकुलर बेस पेयर से, एक मात्र बेस से हो जाए, तब हम बोलते हैं कि ये पॉइंट है। लेकिन जब पूरा का पूरा AUG, जैसे एक पूरा सेट ही अब सेटे गायब हो जाए और उसका स्थान पर दूसरा आ जाए, तो हम बोलते हैं फ्रेम में बदल गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। ये समझिएगा। पेडिग्री एनालिसिस, किसी बच्चे में कोई रोग आ गया, हमें जानकारी करना चाहते हैं कि दादा हमारे घर में किसी को नहीं, तो हमारे बच्चा को कैसे हो गया है। तो हमने कहा उसको पेरेंट को पता करो। पेरेंट को देखा कि किसी को नहीं है, कहा कि इसके दादा में देखो नहीं है, नाना में देखो, मामा देखो। यानी कहीं ना कहीं जब आप पूरे के पूरे फैमिली ट्रीज में जाते हो और उस रोगों के बारे में डिस्कवरी करते हो, पता करते हो, तो उसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब देखेंगे इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल के द्वारा बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स के रूप दिए गए हैं, कौन कौन सा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। आप जानते हैं कि ये रतौंधी, आंख से मतलब दिखाई ना पड़े, वो कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ कलर ब्लाइंडनेस कहता है कि जब आपको कुछ चीज़ें फर्क ही ना कर पाओ, जैसे कि आप रेड और ग्रीन में अंतर ही नहीं कर पाते हो। तो ऐसे लोगों को, हालांकि इसमें स्टेशंस पे काम करने को नहीं भी दिया जाता है, या ध्यान रखिएगा। अब आँखों में दोस्तों बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे अभी आप कौन ले लीजिए, कौन्स वगैरह भी उसमें पाए जाते हैं, जो आँख को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी कमी किस में हो जाती है, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे इसमें। अब होगा क्या कि ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि पता लगा रेड लाइट जला हुआ है और आपको लगा है कि यार खतरा है, लेकिन आपको जानकारी लगा कि यार तो हरा है लग रहा है, वो चला गया, ट्रेन इसी में डाल दिया, आगे ले जाओ। पता लगा आगे जितने लोग गए थे 2-4 हज़ार लोग, वो सब वापस आ रहे हैं, लेकिन अब ट्रेन पर नहीं आ रहे हैं, बकैयाँ पड़े हुए हैं। तो ये प्रोसेस हो सकता है। म्यूटेशन आप जानते हैं कि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, तभी ये होता है। किसमें म्यूटेशन हुआ होगा तब आपको आज रात ये सब कलर दिखाई नहीं पड़ते। तो म्यूटेशन हुआ है जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होता है उसी पे म्यूटेशन हो जाता है। हालांकि ये 8% मात्र मेल में है, फीमेल में 0.4% होता है। मेल में 1 एक्स होता है तो उसमें तगड़ा है, फीमेल में 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे कितना दिखाई पड़ता है, 0.4। अब होगा क्या, हीमोफीलिया आप जानते हैं कि जिसमें खून एक बार रक्त बहना शुरू कर दे, ब्लड बहना शुरू कर दे, देयर इज़ नो क्लॉटिंग। ये महारानी विक्टोरिया जब ब्रिटेन से आई थी तो इन्होंने अपने जो जलवे कायम किए थे, उस जलवे का रूप है कि उन्हीं के द्वारा आज भारत में ये रोग आ चुका है जो हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया यानी हम कहेंगे इसमें एक प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैस्केड प्रोटीन जो होता है, यानी कि आपकी बॉडी में जैसे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है दोस्त, जो कटने के बाद आपको क्लॉटिंग में मदद करता है, फाइब्रिन बनाने में। ऐसे बॉडी के अंदर एक ब्लड होता है, एक प्रोटीन होता है जो खून को जमने से रोक देता है, नहीं वो एंटी कोगुलेंट होता है, जिसको हिपैरिन कहते हैं। तो हिपैरिन अकेला दादा है, सबका बाप है वो। चाहे फाइब्रोनोजिन आ जाए, चाहे विटामिन के आ जाए, चाहे कैल्शियम आ जाए, चाहे थ्रम्बिन आ जाए, चाहे प्रोथ्रम्बिन आ जाए, आओ जिसको आना है। वो कहता है कि दम है तो जम के दिखाओ ब्लड शरीर के अंदर, तो गिरा गिरा के फटकेंगे। तो 5-8 सब कहते हैं ठीक है बाबा हम तो नहीं तुमको जमा पाएंगे, लेकिन एक काम करो जब तुम मर जाओगे तब जमाएंगे। तो वो कहता है हाँ तब वो अच्छा है, मैं मर जाऊँगा तब चाहे तुम जमा लो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे पास आकर के जमा के खून दिखा दो। अदरवाइज अगर सोचो जम जाता तो खूनवा शरीर में जम जाता और आप वहीं ऐसे चलते चलते से पुतला बन के खड़े हो, तो क्यों खून जमा है लो ख़त्म। तो वो चीज़ नहीं हो पाता हिपैरिन की वजह से दोस्त। इसीलिए बॉडी के अंदर बहुत ही कम लीजिए मिलियंस ऑफ थिंग्स इसमें मौजूद हैं और इसी में चल रहे हैं, आराम से एंजॉय करवा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बताता हूँ दोस्त, इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में थोड़ी बात बताता हूँ, जो कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज़ होता है, जो कि कैस्केड प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया से हमारे इंडिया में आया था, जिसमें कटने के बाद ब्लड हो जाती है, बंद नहीं होता, जिस प्रकार से आदमी एक सीवियर कंडीशन में आता है जहाँ पर वो मर भी सकता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं इसमें। अब देखेंगे ये CA, अब ये CA मतलब ना समझो कि CA कराओ समार्ट साहब, ये सिकल सेल एनीमिया है, आपका RBC ओवल शेप का होता है, मज़ेदार होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करवाता है, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन सोचो आप RBC अगर ऐसे हो जाए हंसिया की तरह, अब घास काटोगे क्या उससे, नहीं, हंसिया शेप हो गया तो जान जाओ कि बहुत टेंशन हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो रेट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ऑक्सीजन में नहीं ले जाएगा शरीर में, तब क्या करोगे, सांसें नहीं ले पाओगे, दम आएगा, हाफोगे उसी में, ले टिकट कटाओ फिर आगे इधर उधर का कहीं। तो ये चीज़ हो सकती है। कैसे होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, जो कि बोथ कैरियर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक
एसिड होता है वो वैलिन एसिड में क्या होता है कन्वर्ट कैसे होता है, इसी में बदलाव हुआ होगा। देखो क्या करता है, 6th पोजीशन जो आपका बीटा ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में, उसी के चेन में हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है, बीटा ग्लोबिन वाला जो चेन होता है उसके 6th पोजीशन पर 6वें वाले जो कार्बन होता है वहाँ पर क्या होता है ग्लूटामिक जो है वैलिन में किस प्रकार से बदलाव दिखाई पड़ता है, उसी का रिजल्ट हो जाता है, जो कि पॉइंट म्यूटेशन है दोस्त। एकमात्र जैसे GU जो को यहाँ बताऊँगा, देखो GUG किस में चेंज हो गया, देखो GAG GUG में बदल गया, ग्लूटामिक GA लगा है, यहाँ वैलिन U लगा है, तो A किस में चेंज होगा U में, तो दैट इज काज अब म्यूटेशन इस कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया आ जाता है आपके सामने, सिंगल बेस म्यूटेशन होता है। अगला है PKU, क्या है ये PKU है, PK हो नहीं, फेनिलकीटोनुरिया है दोस्त। इसमें होता क्या, ये इनबॉर्न एरर होता है जिसमें क्या होता है ऑफ द मेटाबॉलिज्म में एक इनबॉर्न एक डिजीज होता है, रोग होता है जिसको बोलते हैं फेनिलकीटोनुरिया। क्या होता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है जिसमें लैक ऑफ एंजाइम होता है, एक बॉडी में एंजाइम होता है, उस एंजाइम की कमी से ये रोग दिखाई पड़ता है। वो एंजाइम क्या करता होगा, हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड यानी फेनिलएनिलीन होता है इसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, तो फेनिलएनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है फेनिलएनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, ये बेचारा है ये नहीं है। अब आप सोचो ये नहीं है तो ये हमारे बॉडी में फेनिलएनिलीन दब दब धम धम जमा रहेगा, अब इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। देखो मैंने लिखा है फेनिलएनिलीन एक्यूमुलेटेड इन द होल बॉडी, पूरे शरीर में जम जाएगा। तो जमने के बाद ये क्या करेगा, फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेनिलपायरोविक एसिड, और ये बड़ा घातक है। इसको हमारी बॉडी क्या करती, कहती है जाओ बेटा तुम निकल जाओ शरीर से एक्सक्रीशन के माध्यम से, क्योंकि हमारा किडनी तुमको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। देखो लिखा है मैंने कि क्या होता है, इससे होगा क्या, तो मेटल आप जो मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा, दिमाग कम हो जाएगा, यूरिन एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन होता है किडनी का ये, तो किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ध्यान देना। आगे देख लेना इसमें थैलेसीमिया क्या करता है भैया, देखो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है जो कि ब्लड डिजीज होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, किसमें बोथ पेरेंट में हो सकता है। इसमें होगा क्या, 1 ग्लोबिन चेंज होता है दोस्त। हमारे शरीर में ग्लोबिन अल्फा बीटा दोनों होते हैं, अगर अल्फा में ये बदलाव हुआ तो अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा में होगा तो बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। तो ये इसमें चेंज होगा जिससे सिंथेसिस लेस हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में कम होता चला जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो समझो ज़िंदगी साफ होने लगी दोस्त। तो इसको बढ़ाओ, खाओ चुकंदर उमर केला वो चाँप के, समझ रहे हो। आगे देखो क्रोमोसोमल कुछ डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम में अगर बदलाव हो तब कौन से रोग होंगे वो बताएगा। मेंडल ने तो अपनी बात बता दिया। क्रोमोसोमल में देखो कुछ इसमें 2 प्रकार के, एक है एनिप्लॉइडी, एक है पॉलीप्लॉइडी। देखो पॉलीप्लॉइडी कहता है कि हम पूरा का पूरा सटे बदल जाएंगे, पूरा साफ कर दूंगा। एनिप्लॉइडी कहता है थोड़ा हम रहमत बरकेंगे, परेशान ना हो, हम कुछ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हटा के दूसरा लगा देंगे या एक हटा के 2 बढ़ा देंगे। ये कहता है कि हम बस पूरा सेट नहीं करेंगे, बस जैसे डिप्लॉइड बॉडी 2n है तो 1 लगा दे, 2n+1 कर देगा, ट्राइसोमी कर देगा, मोनोसोमी कर देगा। तो ऐसे कंडीशंस को क्यों रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या रोग है, डाउन सिंड्रोम। बहुत अच्छा रोग है दोस्त, समझ लीजिए। एडिशनल कॉपी हो जाती है, 21 नंबर के क्रोमोसोम पर एक कॉपी और बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये बन जाता है 2n+1 यानी ट्राइसोमी कंडीशन आ जाती है, जिसको लैंगडोम डाउन ने 1866 में 1866 में सबसे पहले बताया था। इसीलिए इन्हीं के नाम से इसको नाम दे दिया गया, डाउन सिंड्रोम कहा गया, जिसमें फिजिकली और मेंटली लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे रिटार्ड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और इसमें हाथ का जो पाम होता है बहुत चौड़े हो जाते हैं। इसमें होता है क्या, जो टंग होता है ना, ये टंग बिल्कुल आपका इसमें फरे बन जाते हैं, माउथ हमेशा पार्शली ओपन रहते हैं, तो ये सब हाइट छोटी हो जाती है, तो इसमें ये सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। एक आता है दोस्तों क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आदमी के अंदर क्रोमोसोम 47 हो जाता है, होता कितना चाहिए 46, है कितना 47, x तो एक y बढ़ गया, देखो XXY हो गया यहाँ पे। फेमिन, इसमें क्या होता है, फेमिन कैरेक्टर्स आ जाता है, यानी कि ब्रीस्ट हो जाता है। मेल के केसेस में लगेगा जैसे फीमेल वाला रूप आगे धारण कर लिया, यानी कि आप समझिए आप किसको कहते हैं ना। तो इस प्रकार के जो रोग हो जाते हैं ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सिम्टम को देखो लिखा मैंने गायनिकोमैसिया होता है, जिसमें वो पुरुष क्या होता है, स्टेराइल हो जाता है, यानी बच्चे को जन्म देने की क्षमता उसके अंदर साफ हो जाती है। अब जाएँ कहीं बैठे हैं लोटा वोटा लेकर, ये होता है ना। आगे देखो क्या टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द एक्स। अब बताओ एक तो एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, अब एक्स क्रोमोसोम गायब, तो एक्स की वजह से क्या हो गया, यानी 45 हो गया, पहले था 46, एक्स ही बचा, एक गायब, तो 0 लग गया वहाँ पर, यानी खत्म हो गया। यानी ये फीमेल के केसेस में देखा जाता है ज़्यादातर, यानी ये उसी में होगा, मतलब इसमें लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ डाउन, खत्म हो जाता है। फीमेल के अंदर सारा लक्षण खत्म हो, बच्चा जन्म को भी नहीं दे पाएंगी। तो ये किस में हो गया, ये हो गया टर्नर। अब फीमेल बदल गया, टर्न हो गई, यानी अब उनके अंदर सारी स्टेरिलिटी कैरेक्टर आ गई, यानी शी कैन नॉट बी प्रोड्यूस प्रोजनी। ये सिस्टम इसमें आ गया क्लीन फिल्टर, और क्लीन फिल्टर में मेल वाला बेचारा पीड़ित हो जाता है। तो ये ध्यान देना,
सिर्फ डाउन सिंड्रोम में रट लेना कि 21 नंबर पे चेंज हुआ, एक बढ़ गया। क्लीनफेल्टर में दोस्त 47 हो गया, यानी एक XXY बन गया जो मेल के केसेस में है। टर्नर में फीमेल में क्या होता है, एक कम हो गया 45 हो गया जो कि फीमेल में हो जाता है। फीमेल स्टेराइल कैरेक्टर्स के कगार पे आ जाती है। क्या यहाँ तक बात हमारी समझ में आई होगी आपको? तो ये हमारा चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर में देखो इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, मैंने कहा ना मैं बहुत ही क्रीम कीवर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी बात, ठीक है। बहुत जल्दी से इसका सेंस लीजिए बेटा, फिर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको शुरू करता हूँ। चलो बहुत जल्दी करो। चलिए बेटा, अब इसमें हम लोग बात करेंगे अब सेकंड चैप्टर, यानी कि इस यूनिट का आपने किस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन वाला जो हमारा एक चैप्टर था वो आपने देख लिया, ठीक है। उसी आगे क्रम में बेटा हम देखने वाले हैं इस यूनिट सेकंड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक मैंने कहा था कि जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते थे तो जेनेटिक्स को कैसे मैंने ऐड कर दिया वेरिएशन के साथ, और किस प्रकार से ये बता दिया कि हाँ हेरिडिटी होता क्या है, किस तरह से मेंडल साहब ने अपनी भूमिका निभाई, एज वेल एज जो डब्ल्यू बैटसन थे उन्होंने क्या बात बताई, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इस चैप्टर में देखिए नाम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये कहता है कि हम भी इनहेरिट करेंगे, हम भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना पसंद करेंगे, लेकिन जैसे होता है ना एक मैं इसे एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे आप कहते हो कि भाई मैं BSc किया हूँ, है ना, तो बोला जाता है कि BSc कैसे किया हो, नॉर्मल BSc करना होता है, ठीक है ना। और एक होता है कि बड़ी यूनिवर्सिटी से BSc करना, लेकिन उसके साथ कोई एक टेक्निकल कोर्स के माध्यम से करना। तो सादा, जैसे सादा कोर्स, उसकी ज़्यादा वैल्यू कहीं पर नहीं है। ऐसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एक सादा कोर्स था। जब मॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो ये अब सादा नहीं, इसमें मिर्च मसाला सब कुछ पड़ा हुआ है, यानी ये थोड़ा मॉलिक्यूल स्तर की बात करेगा। यानी इसमें जानने वाली बात देखिए, मैं ये सब चैप्टर दोस्त आपको कह सकते हैं लेक्चर वाइज, फिर मैंने वन शॉट वाइज, फिर मैंने लास्ट का भी मैराथन देखेंगे वहाँ पर सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं। बस इसमें मुझे करना क्या, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं याद दिला दूँ कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, और इसका मकसद सिर्फ यही है, ध्यान से समझ लीजिए, मैं सिर्फ आपको इस पूरी टर्मिनोलॉजी को, पूरे चैप्टर्स को बहुत कम वक्त में चाहता हूं कि मैं पूरी की पूरी यूनिट समाप्त कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बस 1 से 1.25 या 1.5 घंटा, बस इतना बहुत है एक यूनिट में। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पूरे चैप्टर को विस्तार से नोट्स पढ़ाएंगे, नोट्स बना के पढ़ाएंगे, तो शायद एग्ज़ाम से पहले नहीं बल्कि एग्ज़ाम का 1 महीना 2 महीना बाद तक ये ख़त्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए इसका जो मेन मकसद है, मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ कि बस ये चाहता हूँ कि मैं सारे टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखूँ और मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता चलूँ, जिससे जल्दी से जल्दी हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लें। देखिए अब ये चैप्टर है, मुश्किल से इसको 40 या 45 मिनट में इसको समाप्त करूँगा मैं, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं कुछ बात इसकी बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस दोस्त ये कहता है कि आप इंटरनली लेवल, जेनेटिक लेवल पर जब आप बात करते हो, यानी कि हम कहते हैं कि ये फादर की तरह दिखता है। कोई बच्चा है लुक लाइक द फादर, तो हम कहते हैं यार ये तो अपने पापा को पढ़ा हुआ है ना। तो ये आपने बाहरी स्तर से नहीं, उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को देख करके आपने आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन सोचिए कि आपके इंटरनली आपका DNA उस DNA से किस तरह से मैच करता है। DNA की जो पूरी की पूरी जो उसको कह सकते हैं ना कि डिज़ाइन किया गया है, उस डिज़ाइनर के रूप में कौन कौन अवेलेबल है, क्या वो सेम चीज़ें इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये तो बाहरी स्तर से आई डोंट थिंक वी कैन जस्ट ऑब्जर्व। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको जेनेटिक लेवल पर जाना पड़ेगा। अब ज़रूरी ये है दोस्त कि मॉलिक्यूलर जब रखता है तो जान लीजिए कि आपके जेनेटिक मटेरियल की बात करेगा, आपके DNA की बात करेगा। ये चैप्टर वहाँ से और बेहतर बन जाता है जब आप कहते हो कि हाँ इनका जेनेटिक मटेरियल ये है। अब ज़रूरी है जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्त ये क्या करता है, यही तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो सर ये जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, क्या इसकी खूबी कुछ है, क्या अकेले ये काम करता है, क्या हम कह देते हैं कि ये धागा है तो धागा DNA है, कि यह किसी चीज़ से बना हुआ है।
तो मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए स्पेशली कह दीजिए कि मेड अप बाय द थ्री थिंग्स, वो कौन से तीन भाग होते हैं जो कि कंस्टिट्यूट करके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो दोस्त इसमें आप देखिएगा आपको मिलेगा पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर अगर डीएनए में है तो डीऑक्सीराइबो पेंटोज शुगर, आरएनए में है तो राइबो पेंटोज शुगर। ये ध्यान देना। बस देखो डीऑक्सी, वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन नंबर जो हमारा थर्ड वाला भाग होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है। डीऑक्सी ऑक्सीजन को धपाक से उड़ा दिया। और यहाँ पर जैसे मैं देखो थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये देखिए ये है ना, यहाँ से ना एच ओ एच 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 हो गया। यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 2 पे कहाँ है? देखो 1 2, ये तर एच ओ एच, यहाँ पर देखो CH2OH H। अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ कार्बन नंबर 2 से हमने एक ऑक्सीजन को उड़ा दिया, कहा जाओ मुन्ना तुम जाओ, डीऑक्सी कर दिया। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये ध्यान देना। अगर राइबोज में है तो आपका वो आरएनए में है, क्योंकि तब आरएनए में क्या है, यहाँ पर एक ओ और आ जाएगा। इस बात को समझ लेना। मैं भी ओरली आपको समझा रहा, मैंने कहा ना मैं बहुत डीप जा करके इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ बेटा, नहीं तो जो आता है वो भी चला जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ऊपरी स्तर से एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली अगर इसको पढ़ते हो तो यू कैन गेट बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, देखो क्या होगा, ये आपके डीएनए है तो डीएनए में गया डीऑक्सी पेंटोज शुगर, आरएनए में है राइबोपेंटोज शुगर के नाम से जाना जाता है। ये तो पहला मैंने बताया कि डीएनए हमारा पेंटोज शुगर से बना होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। दूसरा हमारा पार्ट होता है दोस्त, क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। अब समझ में आया नहीं सर, मैंने अभी तक बेस पढ़ा, एसिड पढ़ा केमिस्ट्री में, फिर दोनों मिला करके हमने साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया था सर, बट व्हाट इज दिस वन, हाउ यू कैन से दिस इज द बेस? यस, नाइट्रोजन बेस कहता है दोस्त कि इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है पिरिमिडीन, एक होता है प्यूरिन्स। पिरिमिडीन्स और प्यूरिन दोनों आपस में एजी और टीसी क्या है? एजी एडनिन, ग्वानिन, टीसी थायमिन, साइटोसिन, ये जो अलग अलग बेस पाए जाते हैं यही तो हमारे मिल करके ना एक नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। अलग थोड़ा सा थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। कहाँ पर? आरएनए की जब बात करते हैं, बाकी तो डीएनए आरएनए सेम है ना। डीएनए और आरएनए में स्पेशली ध्यान देना, एक तो ये ऑक्सीजन वाला लेवल दूसरे नंबर पे बताइए 2 कार्बन पे। सेकंड बता देना कि यहाँ पर थायमिन डीएनए में है, वो चेंज हो जाता है यूरेसिल में। कब? जब वो आरएनए की बात करता हूँ। समझ में आएगी 2 बात स्पेशल बात। अब देखो हमने कहा सर ठीक है पेंटोज शुगर, आपने कहा एजी टीसी हो गया, लेकिन एक चीज़ और समझिए, यही एजी और टीसी ए प्लस जी है ना इज इक्वल टू क्या होता है? टी प्लस सी। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? मात्रा जो होती है वो बराबर होती है। अरे ऐसा मैं नहीं कहता भैया, ताऊ जी कहते हैं, जिसका नाम होता है क्या? चारगाफ रूल कहा जाता है। तो चारगाफ ने कहा था कि दोनों जो डबल हेलिक्स मॉडल अभी देखेंगे, जेम्स वाटसन और क्रिक्स दोनों ने जो 1953 में बताया था, ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। इस एंटी पैरेलल में ये बीच में ना ये दोनों को बांड करता है कौन? हाइड्रोजन बांड जोड़ता है, ताकि ये बेस पेयर हमारे चिपक के साथ में रहे। नहीं तो अगर तनी भी बांड में डिस्टर्ब हुआ तो सोचो कि बांड डिस्टर्ब, बेस पेयर इधर उधर सब घूम रहे हैं ऐसे। अब सोचो डीएनए हमारा डिनेचर्ड होने जा रहा है, अब पता लगा म्यूटेशन हो गया। तो इसीलिए किस तरह से ये हमारा एजी है, ये हमारा टीसी है। ध्यान देना, ए भाई साहब टी के साथ डबल में और जी भाई साहब सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में। सोचिए जी ग्वानिन को किसको? साइटोसिन के साथ रहने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, और भाई साहब एडेनिन को थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए। यानी इनके बीच ज़्यादा कह सकते हैं ना डिस्टेंस, या कह सकते हैं झगड़ा नहीं है, झगड़ा इन दोनों के बीच में, ताकत यहाँ लग रहा है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एंटी पैरेलल होते हैं, राइट हैंड कॉइल्ड करते हैं। इन एक पिच बना होता है, देखो ऐसे डब ऐसे पिच ऐसे बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। और इस प्रकार से जो पिचेस बनते हैं, अगर ये 5 से शुरू होगा तो यहाँ 3 पे खत्म होगा, ये 3 से चलेगा 5 पे खत्म होगा। तो इसी को क्या बोलता हूँ मैं? एंटी पैरेलल बोलते हैं। ये बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़े रहते हैं? हमारे नाइट्रोजनस या हमारे बेस पेयर जुड़े रहते हैं। समझ में आई बात? अब होता क्या है दोस्त, यहाँ एक जो हमारा एक हेलिक्स होता है, एक पिच हो गया। इस पिच में देखा जाता है तो मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि 10 बेस पेयर पाया जाता है। अभी मैं इसमें पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मेरे हिसाब से आपको डीएनए की बात समझ में आ गई हुई है। तीसरा सर आपने नहीं बताया डीएनए का कौन सा भाई है? H3PO4, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड। इसी फास्फोरिक एसिड की वजह से दोस्त एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या कहते हैं? इसी की वजह से डीएनए पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत बच्चे नहीं बता पाते, बोर्ड की बात मैं करता हूँ, पूछ लिया जाता कि व्हाई द डीएनए हैव द नेगेटिव चार्ज। पहले तो प्रश्न नहीं आता कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो डीएनए के पास कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड। इसीलिए
पेंटो सॉरी इसीलिए प्रोटीन के साथ अच्छे से बाउंड कर लेता है, क्वाइल कर लेता है। अभी आप डीएनए हेलिक्स पढ़ाऊंगा यहीं पर। डीएनए हेलिक्स के बाद फिर बताऊंगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्यों पैक हो जाता है। भाई मुझे पैक होना है किसी के साथ, बॉक्स में बैग में जगह होगा तभी तो पैक हो पाऊंगा। तो ऐसे ये भी है, चुम्बक को अगर चुम्बक के साथ लाओगे, नॉर्थ अगर साउथ के साथ लाओगे तो ही होगा, नॉर्थ को नॉर्थ के साथ लाओगे तो रिपल्ड करेगा। अपोजिट अगर डायरेक्शन में लाओगे उसको, अपोजिट उसके स्पिन होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे ये भी होता है। ये कहता है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है डीएनए हूँ मैं, प्रोटीन पॉजिटिव हो, आओ दोनों मिलकर दोस्त बन जाएं और दोस्त आपस में चिपक करके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहीं न्यूक्लियोसोम, कहीं पर न्यूक्लियोइड बनाया जाता है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में न्यूक्लियोसोम। अभी यार बात बता दूंगा, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, समझ में बात। अच्छा अब देखो डीएनए जो हमारे दोस्त हमारे बॉडी में जो होता है ना, क्या होता है कि इसकी कभी कभी पूछी जाती है। जैसे एक बच्चे से मैंने अपने यहाँ बच्चे से पूछा जो है साइंस एग्जीबिशन में कि बेटा व्हाट इज़ द साइज ऑफ द डीएनए इन योर बॉडी। तो उसने कहा सर डीएनए की साइज लगभग 1 बित्ता। मैं तो भाई संकोच में पड़ा कि ये बावली पूछ संकोच क्या बता रहा है, 1 बित्ता। एक बोला 1.5 बित्ता, एक बोला 1 हाथ, एक बोला 2 हाथ। लेकिन वास्तव में दोस्त अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर डीएनए इतना है कि एक बार तुम चांद पे जाके दोबारा वापस आ सकते हो। सोचिए ऐसे ऐसे बातें हैं, डीएनए ऐसे ऐसी अचंभी वाली चीज़ है हमारी बॉडी में जिसको हम कभी सोचते ही नहीं हैं। आपके एक सेल के बीच में आप देखेंगे तो डीएनए की साइज मात्र कितनी है, 2.2 मीटर। आप सोचिए बॉडी में सेल की नंबर पता है, वो इनफाइनाइट। अब चले ही जाओ, अगर एक सेल में 2.2 मीटर का है तो सोचिए जोड़ करके एक बार चांद पर जाके वापस आ जाओगे। इतनी ज़्यादा डीएनए धागे हमारी बॉडी में क्या है, मौजूद है। हुई ना अचंभी वाली बात। तो ये सब आते हैं बातें, इनको समझना चाहिए, समझेंगे तो ही बेटा कुछ करोगे। देखो एक जनरल बात जो बच्चा पढ़ता है ना, वो बच्चा नॉर्मल पढ़ के निकल जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, डीप नॉलेज गेन करना पड़ेगा। बाकी पैरेलल तो सब पढ़ ही रहे हैं, उनसे थोड़ा हट के रहोगे तभी तो कुछ आगे बेहतर कर पाओगे। नहीं तो क्यों, आप सब बराबर हैं, तुम भी चलोगे। हम लोग क्या कहते हैं ना दोस्त, जैसे आप मान लीजिए एग्ज़ाम देते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एग्ज़ाम नीट आप देते हो, तो नीट में क्या होता है कि एक लड़का कहता है कि यार भाई मैं तो पास हो गया, अच्छा नंबर पा गया मैं। एक लड़का कहता है अरे यार बस 1 नंबर, साला किस्मत साथ हमारी नहीं दी, हमारा भाई किस्मत नहीं था, हम फेल हो गए। लेकिन अब वो लड़का दूसरा वाला क्या 3 नंबर, मतलब वो 3 प्रश्न और एक्स्ट्रा कर करके बेहतर नंबर लाकर टॉप कर जाता है। तो दोनों में जब मुलाकात होती है तो दोनों डिस्कस क्या करते हैं पता है। टॉपर कहता है भाई मैं तो पास हो गया, भाई मेहनत किया, अच्छा नहीं करके। वो कहता है अरे यार मैंने तो भी मेहनत किया था, बस वही 1 नंबर यार किस्मत ने साथ नहीं दिया दोस्त, नहीं तो आज मैं भी तुम्हारे साथ सीट वहीं पर मुझे भी मिलती होती। तो दोस्त एक किस्मत नहीं होता है, किस्मत इज इक्वल टू हार्ड वर्क। सोचिए जब वो 3 प्रश्न उस लड़के ने किया होगा तो हो सकता है कि उस 3 प्रश्न को अचीव करने के लिए, बीट करने के लिए वो आपसे 3 घंटा एक्स्ट्रा रात में मेहनत किया हो। अब आपने क्या किया, वही 3 बजे बिल्कुल तकिया कलाम की तरह धड़ाम धड़ाम सो गए होंगे, तो कहाँ से पाओगे। तो जब एक्स्ट्रा काम करोगे तो ही तो मेहनत मिलेगा, उसका रिजल्ट फल मिलेगा। तो उसने किया, मिल गया। तो यानी उसका जो हार्डवर्क था आज इज इक्वल टू द रिजल्ट है, और उसका जो हार्डवर्क नहीं था इज इक्वल टू द फेलियर के रूप में आता है। तो देखो ये बातें मोटिवेशनल वाली बातें, लेकिन समझना ज़रूरी है दोस्त कि आप जब तक दूसरों से बेहतर नहीं करोगे तब तक आप तीसरे नज़र नहीं आओगे, नहीं तो वही रह जाओगे जैसे हम हैं, आए थे चले जाएंगे। कहे ना हाथ बांध के आए, हाथ बांध के चले जाओगे, कुछ हाथ में होना नहीं है, समझ में है ना। तो ये कहानी जो होता है ये कहानी ही रहने दीजिए, लेकिन कहानी को बदला जा सकता है अगर आप चाहिए तो। समझिए अब मैं इसको समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने पूरा एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारी चीज़ इसी में। आपको दोस्त क्या करना है, अभी आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ लेना है, रेप्लिकेशन क्या है, फिर देखेंगे ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लेना है, जेनेटिक कोड क्या होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझना, जो 1990 में शुरू हुआ था, $9 बिलियन खर्च हुआ अमेरिका का, अभी बताएंगे आगे। तो ये बातें इसमें समझना। अब आइए इसको जल्दी से, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मैं रीड करके समझा देता हूँ। देखो डीएनए की लेंथ अगर पता करना है तो उसके बॉडी में कितने ज़्यादा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है उसको काउंट कर लीजिए, लेंथ पता चल जाएगी। जैसे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको आप कहते हो यानी बेस पेयर कहते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्त, एक है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं कि दोज वायरस विच कैन डेड या मार सकते हैं, किसको, बैक्टीरिया को मार सकते हैं, उसी को बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। तो बैक्टीरियोफाज की बहुत सारी जो होते हैं ना रेसेस होते हैं। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे ये है 5174, इसकी संख्या में कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो 5386 न्यूक्लियोटाइड है। वहीं पर लैम्डा फेज जब तुम देखोगे ना तो लैम्डा फेज में 502 बेस पेयर होता है, यानी ज़्यादा होता है लैम्डा फेज में। यानी ई कोलाई में कितना होता है, तो ई कोलाई में 4.6
इंटू 10 का पावर 6 बेस पेयर होता है। तो हमने क्या बताया, बैक्टीरियोफेज 5174 में देखा, फिर मैंने उसी बैक्टीरियोफेज के लैम्डा फेज में देखा, फिर मैंने ई कोलाई में देखा कि 4.6 इंटू 10 द पावर 6 बेस पेयर। ये तीनों में हमने ये सिर्फ कन्फर्म किया है कि न्यूक्लियोटाइड की नंबर कितनी है, जिससे हम डीएनए का कन्फर्मेशन कर सकें। ह्यूमन की जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए होता है उसमें भी देख लो, लगभग हमारे में क्या होता है 3.3 गुणा 10 का पावर 6 बेस पेयर होता है। काफ़ी बड़ा है बाबू, इतना हल्के मत लेना इसको। हाँ मैं फिर बता रहा हूँ, देखो डबल हेलिक्स मॉडल जो था दोस्त, जेम्स वाटसन और क्रिक्स ने 1953 में दिया था, जो बताया था कि एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल अभी मैंने क्लियर कर दिया वहाँ पर। देखो एक चीज़ और मैंने नहीं बताया था, पूरे की पूरी डीएनए की बैकबोन कौन है। जैसे होता है ना, जैसे आप कहते हो कि भाई ये हमारे टीचर्स पुराने 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, यानी हमारे कोचिंग हमारे स्कूल का ये पिलर है, पिलर ऐसा डीएनए का पिलर होता है। उसका नाम क्या होता है, देखो उसका नाम होता है शुगर और फास्फेट। वही जो मैंने अभी पेंटोज शुगर राइबोज शुगर बताया ना, वो और H3PO4 फास्फेट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता था। ये दोनों जब दोस्त मिल जाते हैं तो कहते हैं डीएनए का मैं काका हूँ, मैं ही हूँ तो डीएनए है, नहीं तो डीएनए खत्म। समझ रहे हो। फिर देखो पिच, आपने बताया ना वो पिच वाला हेलिक्स वाला जो घूम कर आया था, तो पिच क्या होता है, देखो 3.4 नैनोमीटर होता है। मीटर में करोगे तो 10⁻⁹ मीटर होगा। टोटल ओवरऑल 10 बेस पेयर होता है। डिस्टेंस आप देखेंगे तो 2 बेस पेयर के बीच में, जैसे देखो यहाँ पर ये देखो, मान लो कि यहाँ पर ए है, जी है, टी है, सी है ना, तो ये 2 बेस पेयर आपस में, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। डीएनए के ऊपर उपस्थित जितने भी बेस पेयर होते हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्त, कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, इतना होता है। फिर क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनना हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा किस में आ गया, रेप्लिकेशन में आ गया। फिर डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्लियर। देखो मैंने पूरी बात मैंने कहा ना, पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूँगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या कहता है, ये कहता है कि डीएनए बॉडी के अंदर बहुत बड़े हैं, उस बॉडी के अंदर बड़े हैं तो क्या उलझे रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो कहा जाता है जी नहीं, उसको कहीं ना कहीं किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर दो, किसी न किसी के साथ रैप्ट कर दो। जैसे मैं बताता हूँ, देखो जैसे दोस्त आप क्या करते हो ना, आप जाते हो देखो भाई जैसे क्या करते हैं हम लोग दोस्त, जैसे देखो आप क्या करते हो, जब आप पतंग उड़ाए हैं ना, आप पतंग तो उड़ाया होगा सभी लोगों ने, जब हम पतंग उड़ाते हैं ना तो पतंग में एक मंझा फंसा देते हैं, मंझे से पतंग उड़ाते हैं, खूब दूर तक मंझा चला जाता है। अब पतंग मान लो कि चल रही है, अब हमको क्या करना है, अब धागे को फिर बटोरना है। तो एक छोटी सी डंडी आप लेते हो, चरखा, ऐसा मान लो यही चरखा है। अब ऐसे क्या करते हो, ऐसे ऐसे देखो, ये क्या कर रहे हो तुम, रैप्ट करवा रहे हो किसको, धागे को इसी में घुमा रहे हो, ताकि इतने छोटे से एरिया में कम से कम कुछ ज़्यादा ही मीटर के जो धागे इसी में आराम से क्या हो जाए, रैप्ट हो जाए, लिपट जाए। तो बॉडी वही कहती है कि इतना बड़ा तुम्हारे अंदर डीएनए पड़ा है, डीएनए को एक सिस्टमेटिक तरीके से कहीं रैप्ट कर दो, लपेट कर रख लो बेटा। तो उसी को कहा जाता है, उसी के लिए ज़रूरत पड़ी टॉपिक पढ़ने के लिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या होता है हमारे बॉडी में दोस्त, क्या होता है, अभी मैंने बताया कि 3.3 हमारा था, ये देखो यहाँ पे बताया मैंने, कहाँ गई ये, तो ये हमारा हैप्लॉइड था। जब डिप्लॉइड की बात करते हो तो 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर हो गया। डिस्टेंस दोनों 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.3 हो गया, क्योंकि मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, देखो मीटर में कर दिया, तो ये आ गया इतना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आएगा 2.2 मीटर। इतना होता है डीएनए का साइज एक सेल में, बात कर रहा हूँ। इन यूकैरियोट में, यूकैरियोट यानी हम सब में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे में दोस्त क्या होता है कि हमारी बॉडी में डीएनए को लपेटने के लिए हमको एक बेसिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक प्रोटीन होता है, और बेसिक प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, जिस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ बेसिक अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लाइसिन है, अर्जिनिन है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ जरूरी है। अब ये दोनों मिल करके आएंगी और डीएनए चाचा के साथ देखो विद द डीएनए जिस पर नेगेटिव चार्ज है लिपिड जाती हैं, बनाती क्या, न्यूक्लियोसोम बना देता है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर बन गया, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। चूँकि जो हिस्टोन होता है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन हमारा क्या होता है, 4 होते हैं। जैसे H1 है, H2 H2B H3 ऐसे कर करके बहुत रहते हैं, जिसमें मात्र H1 क्या होता है, लिंकर होता है, डीएनए को आपस में लिंक करता है। बाकी ये जो 4 होते हैं ये पेयर्ड में होते हैं, 4 दूनी 8 हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जाना जाता है। ये भी आता है क्वेश्चन, क्यों ऑक्टामर होता है, ठीक है ना। टोटल इसको रैप करने के लिए जो डीएनए की बेस पेयर जितना रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 200 अमीनो एसिड चाहिए, ताकि वो उसको क्या कर सके, रैप कर सके। और ये आगे चल के कॉइल होकर के क्रोमेटिन बनाते हैं, और वही एक अवस्था, एक फेज आती है जिसमें चेंज होकर के क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, फिर क्रोमोसोम बन जाता है। चूँकि हायर लेवल पर हम देखते हैं तो इसको क्या चाहिए, तो यहाँ एक
न्यूक्लियर हाइड्रोजनस क्रोमोसोमल की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बहुत हाई लेवल पर जरूरत पड़ेगी, ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है रैप्ट करने के लिए इसको, ठीक है ना। इसमें भी दो प्रकार के आपको साइड मिलते हैं, एक हमारा कहलाता है दोस्तों यूक्रोमेटिक, होता है हेट्रोक्रोमेटिन। आप जानते हैं कि यूक्रोमेटिक ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होते हैं, हेट्रो वाला चूँकि डार्क होता है, डार्क स्टेन होता है, जो कि इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली के लिए, ठीक है ना, समझिएगा इसको। फिर देखिए बट प्रोकैरियोट में थोड़ा अलग है, यूकैरियोट में तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है। यूकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है और डीएनए, हमारे में न्यूक्लियस बैक्टीरिया में कहाँ होता है बताइए, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है डीएनए घूमेगा साइटोप्लाज्म सेल में इधर उधर, तो क्या करता है ना कि ये डीएनए स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और डीएनए जाता है प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है, जैसे बाइंड करता है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे यहाँ न्यूक्लियोसोम बना, वहाँ पर क्या बनेगा बेटा, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। सही है बात यहाँ तक। आगे देखो, अब क्वेश्चन आया कि जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कौन है, इस पर डिस्कवरी शुरू हो गई। आ गया सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में दोस्त, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है बुद्धि का प्रयोग किया, तो पहला जो लॉ आया इसमें ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आया, जो कि 928 में ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक से, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने स्टडी किया कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या, सबसे फर्स्ट टाइम में डिस्कवरी किया जब वो स्टडी कर रहे थे किस पर, किसका कल्चर मीडिया में ग्रो करा रहे थे, जिसका नाम था देखो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, इसको ग्रो करा रहे थे। तो क्या होता था, कल्चर मीडिया में जब ग्रो कराया था दोस्त, तो वहाँ पर देखा कि कुछ एरिया जो प्लेट वगैरह जहाँ मून थे, तो उस साइड में देखा गया कि वहाँ पर कुछ मोल्ड लग गए थे। क्या लगे थे, मोल्ड लगे थे। ये अभी मैं और इसको डिटेल में आगे बताता हूँ, बहरहाल इसको थोड़ा सा इसी भाषा में समझा देता हूँ। पहले देखो, इन्होंने स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी ग्रो करा दिया, तो देखा दो प्रकार के स्ट्रेन मिले थे, एक का नाम था एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, एक हमारा रफ था। तो क्या था, ये रफ वाला जो था हमारा बड़ा वायलेंट था, घातक था, ध्यान देना। अब इसमें वो क्या किया, एक चूहा लिया, माइस, और माइस पर एक इन्होंने स्टडी कर दिया, माइस पर क्या किया, एस स्ट्रेन लिया था। क्या लिया था, एस स्ट्रेन। और जैसे ही एस स्ट्रेन पर इन्होंने माइस को कंबाइन किया, देखा कि माइस जिंदा है। जैसे आर को लगाया तो आर वायलेंट था, तुरंत इसको क्या कर दिया, किल कर दिया। अब क्या किया, आर को थोड़ा हीट कर दिया, और हीट करके फिर लगाया, कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी बच गया, क्योंकि अब जेनेटिक मटेरियल मर चुका था। अब इन्होंने इसको हीट किया और यस के साथ मिला करके फिर माइस पे इंजेक्ट कर दिया, देखा गया चूहा मर गया। प्रश्न उठा कि भैया जब आर पहली बार तो हमने गर्म किया तब तो नहीं मरा था, लेकिन गर्म भी किया है, लेकिन इसके साथ जैसे इंजेक्ट किया जैसे चूहा मर गया, तो पता लगा कुछ तो इसके अंदर से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, ताकि यस में गया है, और यस की वजह से वो क्या हो गया, वायलेंट बन गया, एंड फाइनली क्या मर गया, मर नहीं गया मतलब बन गया, जो कि पॉलीसेकेराइड की जो कोड थी, इस वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। समझ में बात। चलो आगे देखते हैं। अगला आ गया ना, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, जिसको किसने दिया था दोस्त, ओसवाल्ड एवेरी थे, कॉलिन मैकॉलियोड थे, एंड मैकलिन मैकार्टी। ये सब 1933 से लेकर 44 तक वर्क किया था, किस पर, ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने जानने की कोशिश की आखिर क्या ट्रांसफ़र हुआ था, उसी पर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आए थे हमारे कौन, अल्फ्रेड हर्शी एंड चेजे, इन लोगों ने 1952 में किया था, जो कि क्या किया था, बैक्टीरियोफाज को क्या किया था, अटैच कर दिया था बैक्टीरियो पर। एक बैक्टीरियोफाज था, लाए, और उसी बैक्टीरियोफाज को देखो ये कैसे, जैसे देखो, जैसे मान लेता हूँ कि ये मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक ये बैक्टीरियोफाज था, इसका जेनेटिक मटेरियल ये सब है अपना मान लीजिए, और ये ला करके बैक्टीरिया पर छोड़ दिया। अब बैक्टीरियोफाज के अंदर ऐसा डीएनए लगा दिया, दो लिया था इसे अलग अलग, ठीक है ना, देखो दो लिया, इसका डीएनए एक को फास्फोरस से युक्त कर दिया और एक हमारा सल्फर से था, तो वही चीज़ बताने वाला हूँ। देखो भैया क्या किया इन्होंने, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया, और जो फास्फोरस था इसके पास डीएनए इसको अटैच कर दिया, ठीक है ना, इसको फास्फोरस से अटैच कर दिया, और एक रेडियो एक्टिव सल्फर, और इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर अटैच कर दिया, जो सल्फर वाला था उसके ऊपर प्रोटीन लगा दिया। अब आप सोचिए एसपी साहब है, सल्फर लगा है तो प्रोटीन है, और फास्फोरस रेडियो एक्टिव जिस पे लगा हुआ था मटेरियल पर, वो हमारा कैसा था, जिस कल्चर मीडियम में उसको ग्रो कराया था, एक सल्फर था एक फास्फोरस था, जिस पर हमने देखा कि दोस्त क्या था, सल्फर था, उस पर हमने प्रोटीन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, और जिस पर क्या था हमारा फास्फोरस था, उस पर डीएनए अटैच कर दिया। हमने देखा कि अब ये बैक्टीरियोफेज जब अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा बैक्टीरियो में, तो देखो कौन ट्रांसफ़र हो रहा है, जो चला जाता है वही जानो जेनेटिक मटेरियल है। तो देखा गया कि डीएनए ही, अर्थात इसमें देखा गया कि फास्फोरस ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमने कंफर्म किया कि नहीं ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बाकी हमारा ये प्रोटीन नहीं। सही है। चलो आगे देखो भाई, हाँ देखो आरएनए एक वर्ड है दोस्त, जो मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, और राइबोसोमल आरएनए होता है। ये आरएनए के पार्ट हैं, पता होगा ट्रांसफ़र आरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है।
जेनेटिक मटेरियल में आप देखें किस तरह से हमारे ने पर ला के अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के साइटोप्लाज्म से लाता है, साथ ही साथ उसको रीड भी करता है, कोडान बनाता है, एंटी कोडान जैसे चीज़ें देखने को मिलती है, यानी एडाप्टर का काम करता है। ये क्लोव स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट ने बताया था कि एक काम जाकर उधर पकड़ कर रखेगा, एक साइड पकड़ेगा इधर से, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, नहीं कह सकते एडाप्टर का काम करता है। सही है। देखो फिर इसमें क्या बताया गया, रेप्लिकेशन आप जानते हैं कि किसने, वाटसन क्रिक का बहुत बड़ा योगदान है, 1953 में बताया था। इसी ने सेमी कंजर्वेटिव बताया था कि डीएनए जब हमारा रेप्लिकेट होता है तो एक तो पूरा हो जाता है, दूसरा आधा हो जाता है, इसी को सेमी कंजर्वेटिव के अंतर्गत देखते हैं। फिर आता है दोस्त मशीनरी एंड एंजाइम। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और मशीनरी चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 18 मिनट का समय लेता है हमारी बॉडी के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसको अलग करने में। देखो ये सब है ना, इसको 2000 बेस पेयर को पर सेकंड पड़ता है। रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, जहाँ से फॉर्क स्टार्टिंग करता है रेप्लिकेशन को, कंटिन्यूअस अगर पूरा हो गया है तो कंटिन्यूअस है, आधा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जो डिसकंटिन्यूअस होता है उस डीएनए को आपस में ज्वाइन करने के लिए होता है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरुआत होती है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं दोस्तों की कॉपी किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का, कहाँ से, फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न होता है इसमें, यानी यूरेसिल और थाइमिन का कुल एक्सचेंज होगा। बोथ स्टैंड आप देखेंगे, बोथ स्टैंड कैन नॉट बी कॉपी दोस्त, अगर दोनों स्टैंड कॉपी नहीं करेंगे, यानी अगर सोचिए कि दोनों स्टैंड हमारे एक्ट एज टेम्पलेट कर ले तो क्या दिक्कत होगा, तो पता लगेगा आरएनए तो बनेगा लेकिन डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी प्रोटीन पता लगा बॉडी में हमें आग के लिए चाहिए, अब पता लगा 2 अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं, तो कितना बड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए ये दोनों हमारे जो स्टैंड होते हैं कभी भी टेम्पलेट का फॉर्म या उसी का काम नहीं करते हैं, ध्यान देना इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डीएनए हमारा कोड करेगा 2 अलग अलग प्रोटीन, यानी प्रोटीन अलग बन जाएगा तो दिक्कत होना शुरू, म्यूटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए हमको भाई। देखो जैसे मैंने बताया है, इसमें क्या दिया है, ये हमारा 3 to 5 स्टैंड है जो टेम्पलेट का काम करता है, 5 to 3 वाला हमारा कोडिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर दोस्त बीच में स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, और 5 एंड पर देखेंगे प्रमोटर लगा होता है, और ये 3 एंड पर आप देखेंगे टर्मिनेटर लगा होता है, जिससे ये पता होता है कि अब आगे रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करने की आवश्यकता नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पर ये बता देता है, समझ रहे बात। आगे देखेंगे इसमें हम, देखो चलिए भाई, अब यहाँ क्या होगा, देखिए बताया गया दोस्त कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें काम लगता है, ध्यान देना। 3 to 5 एंड हमारा टेम्पलेट एडिशन का काम करता है, 5 to 3 हमारा कोडिंग एडिशन का काम करता है, जो कि सेम सीक्वेंस रखता है जो आरएनए पर होता है। साथ ही साथ पॉलीमराइजेशन जो होता है हमेशा 5 to 3 ही होता है, ये भी रटना है आपको, ध्यान देना इसको, समझ रहे हैं ना। अब देखो क्या करता है स्मॉल rRNA, ये क्या करते हैं भाई साहब, ये स्ट्रक्चरल कैटलिस्ट रोल अदा करते हैं। यहाँ पर इनिशिएशन, इसमें एक प्रोसेस होता है जहाँ पर शुरुआत होती है। इनिशिएशन कब होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ मिल जाता है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इलोंगेट करता है, बड़े हो जाते हैं, बबल बन जाता है, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाता है टर्मिनेट की ओर। और फिर देखेंगे टर्मिनेशन पर एक फैक्टर होता है जिसका नाम था रो फैक्टर, और यही रो फैक्टर क्या करता है, बाइंड करता है, ताकि बता देता है कि अब आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना। ये तो प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लगते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, स्मॉल rRNA को ट्रांसक्रिप्ट करता है, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए को फॉर्म करता है, ठीक है। और ये देखिए जो सेकंड वाला हमारा होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये क्या करता है, ये प्रिकर्सर होता है दोस्त किसका, मैसेंजर आरएनए का, फ्रॉम द hRNA, जिसका नाम होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर प्रोटीन। अब सोचिए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर से ला करके दोस्त क्या करता है, hRNA हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, वहाँ से mRNA को पकड़ता है, यानी इसमें डायरेक्टली आपको mRNA नहीं मिलता, आपको hRNA से आकर के फिर mRNA को पकड़ना। और इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, जैसे इसमें कुछ प्रोसेस लगते हैं, जैसे देखो स्प्लाइसियोसोम, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि 2 प्रकार की, जैसे हमारे एक पॉलीसिस्टोनिक होता है, एक मोनोसिस्टोनिक होता है। हमारी बॉडी क्या करती है, मोनोसिस्टोनिक होती है, ना कि पॉली बैक्टीरिया में है बहुत सारे, एक ही जीन बहुत प्रोटीन बनाता है। हमारे बॉडी में एक जीन एक प्रोटीन बनता है, मोनोसिस्टोनिक है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ समझना। फिर समझना कि हमारा जो hRNA होता है, यहाँ पर दोस्त क्या होता है कि इसमें 2 यूनिट पाए जाते हैं, एक इंट्रॉन होता है, एक एक्सॉन होता है, यही चीज़ है। देखो स्प्लाइसिंग क्या करता है कि इंट्रॉन को रिमूव करता है, क्योंकि इंट्रॉन कोई प्रोटीन बनाता है नहीं, ये कोई काम हमारे लिए करता है नहीं, इसको इनएक्टिव होता है, बाहर कर देना होता है। तो किसी तरह से उस इंड से हम आरएनए इंट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इट इज़ कॉल्ड द स्प्लाइसिंग, या स्प्लाइसियोसोम भी कहा जाता है।
लेकिन कैपिंग एक यूनिट होता है, इसमें आएगा यूकैरियोटिक में स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, 3 चीज़ होता है। तो स्प्लाइसिंग बताया मैंने कि रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग या स्प्लाइसियोसोम के नाम से जानते हैं। बट कैपिंग क्या करता है, 5' प्राइम पर लगा होता है मेथिलेटेड गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट लगा होता है, यहाँ पर ये 5' का काम होता है, ठीक है। टेलिंग में क्या होता है कि 3' पर आपको एडेनिलेटेड अमीनो एसिड लगे होते हैं, बहुत सारे लगे होते हैं जो ये पूरे की पूरी प्रोसेस को सफल करते हैं। क्या समझ में आई बात दोस्त? तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलिए चलिए बाबू आगे थोड़ा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात जेनेटिक कोड क्या है। देखिए जीन लेवल पर हम क्या करते हैं, एक कोड, एक पैमाना तैयार करते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड इसमें मौजूद है, कौन से अमीनो एसिड बनाएंगे, कौन से कोडान नहीं बनाएंगे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी सबसे पहले जॉर्ज गैमो नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे बॉडी में 4 टाइप के बेस पेयर होते हैं जिसका नाम है AGTC, एडेनोसिन, गुआनोसाइटोसिन, थायमिन। ये जो 4 प्रकार के बेस होते हैं दोस्त, ये क्या करते हैं, यही कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड को। हाउ मेनी अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड। कितने हैं तुम्हारे पास? टोटल 4। अब आप बताइए कि 4 हैं लेकिन बनाएंगे कितने? 20 अमीनो एसिड। तो 4 को कितने रूप में भरें? क्या 4 भर दें? तो तब तो 4 चौक 16 हो गया, हमें 20 चाहिए, तो क्या 5 कर दें? तो इसमें कहा गया कि अगर 3 पेयर में बनाओगे तो दिक्कतें होंगी, 2 में बनाओगे दिक्कत होगा, 4 चौक 16 होगा, 3 रखोगे तो 4 चौक 16 चौका 64। तो ये सही था, ज़्यादा रहे कम नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर क्या क्या कि 4 का पावर 3 करके 64 कोडान बन गए। सोचिए 64 कोडान अपने आप में मायने था यहाँ पे उस समय। हुआ क्या, ये ट्रिपलेट थे, यानी 3 रूप में भरे जाते थे। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे AUG, AGC है ना, CAG। अब ये जो भरा हुआ है एक 3 फॉर्म में है। तो ये कैसे थे? ट्रिपलेट थे। केमिकली मेथड जो इनका बताया गया था हरगोबिंद खुराना साहब ने बनाया। खुराना का माल ना समझ लेना, ये खुराना साहब थे, हरगोबिंद खुराना बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, नाम सुना होगा। देखो एक मार्शल नीरनबर्ग साहब थे, इन्होंने गिवन किया ने क्या दिया था, सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करने का एक सेल फ्री सिस्टम बता दिया था। तो अपना अपना योगदान रहा इन लोगों में। टोटल होता क्या है कि 64 में ना 61 कोडान हमारे क्या करते हैं, कोड करते हैं अमीनो एसिड को। भाई अमीनो एसिड बन रहा है तो हमारा फ़ायदा उसमें, ठीक है। तो कितने बना रहे हैं? 61 कोड कर रहे हैं, बाकी 3 क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, नालायक है ये, इसीलिए इनका नाम है नॉनसेंस कोडान। तो चूंकि यहाँ पर हमने लिखा है स्टॉप कोडान या फिर नॉनसेंस। इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, फीचर क्या है बेटा कोडान के, जेनेटिक कोडान के? ट्रिपलेट होते हैं 3 फॉर्म में। डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब देखो लिखा मैंने, सम या सेम एमिनो एसिड कोड, एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है कौन, बाय द मोर देन 1 कोडान। यानी एक से ज़्यादा कोडान जब क्या करता है, एक सेम एमिनो एसिड को कोड करने की जिम्मेदारी जब लेता है, दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेट कहा जाता है। अगला इसमें क्या होगा, इसमें नो पंक्चुएशन, कोई कॉमा नहीं लगेगा। देखो कहीं कॉमा मैंने लगाया है, लाइन से लिखा है 3 फॉर्म में, तो पंक्चुएशन नहीं होगा। फिर देखिएगा इसमें बताइएगा दोस्त कि यूनिवर्सल होते हैं, नहीं यहाँ हो चाहे जहाँ हो, माइक्रो एनिमल्स में हो, जानवर में, ह्यूमन में, सब में सेम काम करेगा। जैसे यू फेनिल एनिलीन नाम का जो बनाया जाता है यहाँ पर अमीनो एसिड, ये क्या करता है, ये हमारे में भी होगा, बैक्टीरिया में भी सेम होता है, बशर्ते कुछ एक्सेप्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रियन प्रोटोजोन्स के केसेस में देखा जाता है कि थोड़ा एक्सेप्शन है। ये चीज़ें हो जाती हैं। आपके सामने लिखा AUG क्या करता है, इनिशिएशन है, यानी स्टार्टिंग कोडान AUG के नाम से ही जाना जाता है, समझा। म्यूटेशन अभी मैंने बताया, सडन चेंजेस कॉल्ड एज द म्यूटेशन। कौन कर सकता है, चाहे कुछ इसमें केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन है। 2 प्रकार थे, कल भी, अब मतलब उस दिन जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पर भी ये चीज़ें थी। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि आपके पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट मतलब एक सिंगल बेस पर हट जाए, फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा का पूरा कोडान ही गायब हो जाए, कोई दूसरा आके उसमें रह जाए। ट्रांसलेशन आप जानते हैं क्या होता है, इसमें कोडान है, एंटी कोडान है, इसमें एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड पाया जाता है, इसमें इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है। कहता क्या है ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन मैंने प्रोटीन बनाना, यही तो होता है ना। तो देखो लिखा मैंने कि पॉलीमराइजेशन ऑफ द एमिनो एसिड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से जो हमारा क्या होता है एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कर दिया जाता है, उसी को ट्रांसलेशन के रूप में जाना जाता है। अर्थात
प्रोटीन का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द mRNA इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। एमिनो एसिड आपस में एमिनो एसिड से जुड़े होते हैं, जिस बॉन्ड से उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि mRNA पर ये बिछाए लेटे होते हैं। इसके लिए पहली मर्तबा नीड होता है एनर्जी का, ताकि फर्स्ट टाइम क्या बना सके, फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। पहली मर्तबा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि पहली मर्तबा के लिए एमिनो एसिड इटसेल्फ अपने आप वो चार्ज हो जाता है। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, या एमिनो एसिलेशन कहते हैं ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए का कहा जाता है। AUG स्टार्टर होता है, कहता है कि नॉट ट्रांसक्रिप्ट यानी नॉट ट्रांसलेटेड सीक्वेंस का जो नाम, बहुत सारे ऐसे mRNA पर पड़े होते हैं, बहुत सारे क्या होता है mRNA एक स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर जो संरचना स्ट्रक्चर दे रहा है वो हमारा राइबोसोम होता है। उसी में क्या होता है कि ला के पकड़ के tRNA सब कुछ अमीनो एसिड रखता है, वो कोड करता है, एंटीकोडॉन पढ़ता है, फिर सामने से पकड़ के लाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या अमीनो एसिड रख देता है, जिससे प्रोटीन ऑटोमेटिकली वहाँ बनता हुआ आगे चलता चला जाता है, आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन ये कितना बड़ा चेन बन जाएगा जब इसका नाम पड़ जाएगा पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीनों की एक श्रृंखला बन जाएगी, चेन बन जाएगी। लेकिन उसी mRNA पर दोस्त क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कोडान पड़े होते हैं जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और रिलीजिंग फैक्टर लगा होता है, यानी जिससे रोक देना होता है कि अब मत कर लो कुछ। ये बात क्लियर है। लाइकोपेरॉन, देखिए लाइकोपेरॉन होता है जैकब एंड मोनार्ड नाम के पहले जो वैज्ञानिक थे, दैट इज गिवन द रूल इज कॉल्ड द लाइकोपेरॉन। इन्होंने पहली मरतबा ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम बना दिया था, पहली मरतबा ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का एक सिस्टम तैयार किया था, जिसका नाम हो जाता है लाइकोपेरॉन। होता क्या है इसमें, देखो ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दोस्त कहा कि लैक्टोज जो होता है ना, ये बैक्टीरिया के केस में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए एनर्जी है, ऐसे बैक्टीरिया को लैक्टोज चाहिए खाने के लिए, ज़िंदगी जीवन व्यतीत करने के लिए, तो लैक्टोज जिम्मेदारी है, अर्थात इसलिए हम इसको लैक कहते हैं। कुछ में क्या होता है, एनिमल्स में वायलिन जरूरी है, अर्जिनिन है, हिस्टीन है, यानी जितनी ऑर्गेनिज्म है अलग अलग एनर्जी के सोर्स होते हैं, उसी के नाम से इसको ओपेरॉन कहा जाता है। उस मॉडल को लैक्टोज ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, यानी द नेम विल बी द चेंज अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, आगे समझिए। देखिए अब इसमें होता क्या, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें एक स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, ये बना है, ये हमारा प्रमोटर है, ये I है, ये P है, ये O है, ये Z है, ये सब स्ट्रक्चर जीन होते हैं। ये हमारा क्या करता है भाई, रिप्रेशर, यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा कि एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी इंड्यूस करने वाला जो उसको मोटिवेट कर दे, यानी कि लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज होता तो इंड्यूसर होता, लेकिन यहाँ पर हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है, तो रिप्रेशर बाइंड करता है ऑपरेटर से, ऑपरेटर वाले रीजन से, जब वो रिप्रेशन माने उसको डाउन कर देना, नेगेटिव उसका काम करवा देता है ना। तो ये क्या करता है, जैसे इसके साथ बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ, तो ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद आप देखेंगे कि प्रिवेंट कर देता है, ट्रांसफ़र आरएनए नहीं बन पाएगा। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या नहीं करेगा, पॉलीमराइज नहीं करेगा फ्रॉम द ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन, मतलब इस पूरे सिस्टम को कहने का रोक देगा, जिससे mRNA बनेगा नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा, ये सब अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने एक इंड्यूसर लगा दिया है, पर जैसे यहाँ पर मान लो लैक्टोज लगा दिया, अब ये लैक्टोज आएगा इस ऑपरेटर पर, जैसे ही लगाएगा तो उसको इनएक्टिव कर देगा, और इनएक्टिव कर देगा फिर पूरा का पूरा प्रोसेस ये हमारा चलना शुरू हो जाएगा। अर्थात ये हमारी की पूरी जो लाइफ होगी उस बैक्टीरिया का बहुत अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से वो जी सकते हैं। होता क्या है, ये स्ट्रक्चर जिन बनाते क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको बोर्ड में मिल जाएगा ये। देखिए I क्या करता है, कोड करता है रिप्रेशर को, यानी कि इनहिबिटर, जो काम रोक दे इस प्रोसेस को। IZ क्या करता है, एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या काम करता है, जो छोटे छोटे मोनोसेक्राइड हमारे लैक्टोज होते हैं उसको तोड़ देता है इस हाई प्रोफाइल या हाई मॉलिक्यूलर को, किसमें, छोटे छोटे रूप में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। वहीं पर Y हमारा जो होता है ये कोड करता है किसको, प्रमेज नाम के एंजाइम को, जो क्या करता है उस बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उस सेल को की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में लैक्टोज छन के पहुंच जाए और पूरा का पूरा बॉडी उसके अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये स्ट्रक्चरल जीन एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं बैक्टीरिया के केसेस में। सही है, चलो आगे देखो भैया, कहा गया इसमें HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। 1990 में शुरू हुआ था, 2003 यानी एक मेगा प्रोजेक्ट 13 वर्ष का था। हालांकि इसमें कुछ वक्त और लग गया था, जिसमें क्या था, ह्यूमन के जो बेस पेयर थे 3 × 10⁹ बेस पेयर था। हमने क्या किया था,
$3 लगता था एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, रीड करने के लिए, जिसमें 9 बिलियन का खर्चा हुआ अमेरिका का डॉलर। इसमें किताबें जो थी 1000 लेटर थे, 1000 उसमें पेज थे और उसमें 3300 किताबें तैयार की गई थी। न्यू एरिया बायोलॉजी में हमारा एक डेवलप हुआ था जिसका नाम बन गया था क्या, बायो इनफॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता था दोस्त। क्या होता था इसका गोल क्या था, लगभग 20 से 25 हज़ार जीन जो थे उसको आइडेंटिफाई करना होता था। और इसमें क्या होता था, इसको होता दोस्त इसमें ये होता था कि 3 बिलियन बेस पेयर जो होते थे इनको स्टोर करना था एक डाटा में। ये सब प्रोसेस था करने के लिए, बेस जो था करना था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना था कि ELSI यानी इथिकल लीगल जो सिस्टम था उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसी के मौलिक या मौलिक जो उसका मतलब एक हक है यानी उसके शरीर की जो आकृति है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ध्यान से रखना। जैसे कान यहाँ पे तो कान को तुम यहाँ से निकाल दो, नाक को यहाँ से निकाल दो, ये किसी में बदलाव ना कर पाओ, इस चीज़ पर प्रतिबंध था। तो इसको बोलते हैं ELSI पर प्रिवेंट करना यानी देख रेख करना। 13 वर्ष का प्रोजेक्ट था दोस्त। किसकी मदद से काम हुआ था, अमेरिका का डिपार्टमेंट था ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन लोगों ने वर्क किया था, जिसमें बाद में बहुत सारी कंट्रीज इसमें जुड़ना शुरू कर दी और मदद भी की थी। जैसे USA था, जापान था, फ्रांस था, जर्मनी था, चाइना था, इन लोगों ने मदद किया था। इन लोगों ने जिस वेक्टर का यूज किया था इसमें याक और बाघ था। ये हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल था, ये हमारा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल था। ये सब यूज किए गए थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दोस्त, इसमें 3164.7 मिलियन बेस पेयर थे। 19 या हम कहते हैं कि एक हमारा जो जीन था एवरेज माना जाता था कि इसमें 3000 बेस पेयर मौजूद थे। 2% ऐसे जीनोम थे मात्र जो प्रोटीन बनाते थे। सोचिए मात्र 2%, 98 का क्या पता ही नहीं। तो ये था क्रोमोसोम एक में जो X वाला क्रोमोसोम था, नंबर 1 क्रोमोसोम था, उसके X में 2968 थे और Y में 231 इतना जीन था। 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशन थे जिसमें NSPS नाम के दिखाई पड़े थे, यानी कि सिंगल नाइट्रोजनस जो बेस पेयर नहीं पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई पड़ते थे इसमें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था इसमें। देखिए DNA फिंगरप्रिंट जानते हैं कि DNA किसी व्यक्ति का मैच नहीं कर सकता। आप DNA सोचे किसी का मैच कर जाए तो आप अंगूठा उसका लगा के पैसा सब निकाल ले जाओ, लेकिन ईश्वर ने ऐसा सिस्टम दे दिया कि किसी का DNA किसी के साथ मैच नहीं कर सकता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इसीलिए जानने की ज़रूरत है। एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने 1985 में सबसे पहले ये बताया था कि DNA होता क्या, सारी बातें बताई। फिर DNA फिंगरप्रिंट के बारे में बताया, कहा DNA में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ बार बार वो रिपीट करता है, इसका नाम पड़ जाता है क्या, रेपिटेटिव DNA के नाम से जानते हैं। और एक उसी में एक एरिया ऐसा आता है कि जहाँ पर वो स्मॉल पीक पर ऐसा आ जाता है इस तरह से। इस स्मॉल पीक को इस स्मॉल पीक को हम जो हाई मॉलिक्यूलर उसको ग्रेडियंट यानी हम उसको कह सकते हैं कि स्मॉल पीस था, उसको हम देख सकते हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा था, अर्थात उसमें वेरिएशन ऑफ जीन लेवल ज़्यादा था। और उसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग रूप थे DNA के, चाहे वो सैटेलाइट DNA पाया जाता था, है ना। ये जो पीक था वो हमारा क्या था, स्मॉल पीक और सैटेलाइट DNA के रूप में जाना जाता था, जिसको हम देख सकते कि हम सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट से भी उसको किस तरह से अलग कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसमें 2 प्रकार के सेल्स दोस्त होते थे, एक सोमैटिक एक जर्म प्लाज्म था। सोमैटिक में कोई अगर चेंज होता था, अभी मैंने बताया, तो वो चीज़ें आगे कैरी नहीं करती थी, लेकिन जर्म प्लाज्म में इफ़ यू कैन चेंज एनीथिंग देन इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। फिर देखेंगे ही डेवलप्ड, उन्होंने एक प्रोब बनाया था दोस्त। प्रोब मतलब होता है कि प्रोब में सबसे ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसी प्रोब में होता है। किसमें, प्रोब में। और प्रोब को ही जिसमें ज़्यादा सबसे होता है उसको बोला जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, ना ये रिपीट कहा जाता है, न कि शॉर्ट टेंडम, STR नहीं कहते, VNTR। ध्यान रखना इसको, ये बहुत है। इसी में आपको माइक्रो और मिनी सैटेलाइट भी मिल जाते हैं क्योंकि इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। प्रोसेस क्या होता है ये करने के लिए, तो सबसे पहले जो भी DNA है उसको आइसोलेट करना होता है, यानी आइसोलेशन ऑफ द DNA करना होता है। फिर हम क्या करते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं ताकि उसको कट कर सके आसानी से। फिर देखते हैं दोस्त इसको सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। फिर देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग करते हैं, यानी कि अब उसको हटाते हैं, निकालते हैं, कहीं ना कहीं फैला के रख देते हैं, यानी ब्लॉटिंग करवाया जाता है। किस पे करवाते हैं, ऑन द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, यानी जिसमें नायलॉन हो सकता है या नाइट्रोसेलुलोज का यूज़ किया जाता है, जिससे हम उसको आराम से क्या कर सकें, ब्लॉटिंग कर सकें। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि VNTR प्रोब का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, VNTR प्रोब यानी वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं। फाइनली इसमें दोस्त क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ
हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। अब ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम इसको अच्छे से हाइब्रिडाइज कर लेते हैं और जो हमारा होता है प्रोब पता चल जाता है। अच्छा, प्रोब एक मैं नॉर्मल बताता हूँ। जैसे मान लो दोस्त कि यहाँ पे बताता हूँ, देखो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के घर में कोई चोरी हो गई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चोरी हो गई, ठीक है। अब वो चोरी हुआ तो बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव चीज़ें गायब हो गई। भाई जिसके यहाँ गायब हो उसको तो डर होगा, बड़ा प्रॉब्लम में है बेचारा। तो उसने कहा कि साहब पुलिस के पास कंप्लेन किया, कहा साहब मेरे यहाँ चोरी हो गया है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें मेरी गायब हो गई हैं और प्लीज़ मदद करें। तो कहेगा ठीक है, किसी पे शक है, क्या दिक्कत है। उसने आया और उस साइट पर आकर के देखा तो उसको 2-3 ड्रॉप ब्लड मिले। क्या मिले? ऐसा ब्लड मिल गया, ब्लड मिला। उसको सैंपल को आइसोलेट किया और उसको लैब में फॉरेंसिक जांच किया गया तो उसके डीएनए को निकाला गया ऐसे। और डीएनए पर इस प्रकार से AGTC करके बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे थे। अब वो आदमी से पूछता है पुलिस वाला कि तुम्हें किसी पे डाउट है? तो उसने कहा हाँ मुझे 3 लोगों पे है, सुधई बुधई और ऐसे कोई होंगे, लूले कह दो। तो देखो यहाँ पर सुधई आ गए, बुधई आ गए और एक वहाँ पर आ गए खरबूजा, गज्जू आएगा, गज्जू। 3 लोग आ गए, सुधई बुधई और गज्जू। इन तीनों का डीएनए निकाला गया इसे, ये अब सुधई बुधई गज्जू सबका डीएनए निकल रहा है। अब सोचो दोस्त कि ये जो सुधई बुधई गज्जू तीनों लोग आए हैं उनके ऊपर भी बेस पे न्यूक्लियोटाइड जैसे लगा होगा ना, AGTC AGTTU। सोचिए तीनों का अपना न्यूक्लियोटाइड देखा गया डीएनए में। अब क्या करेगा डॉक्टर? अब कहेगा, डॉक्टर से पुलिस कहेगा बेटा चेक करो कौन है ये। तो कहेगा साहब अब तीनों में जिसका मैच कर दिया वही जाना है मामला। तो देखा गया तो ये इन्हीं से मैच कर गया। जैसे मैच कर गया बस इनका रिलाई शुरू हो गया। अब बेचारा इन दोनों को कहा गया तुम जाओ बेटा जो है पनीर भात खा के आराम से सो, तुम्हारा काम ख़त्म। अब इनका चार्ज हो गया, इनका काम शुरू हो गया। तो ये होता है दोस्त कि फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से डीएनए चेकअप के दौरान भी पता चल सकता है। इवन इसको हम किसी भी अनवांटेड बच्चे जो होते हैं नहीं, जिसकी पता नहीं होता कौन है इसके फादर कौन है पेरेंट, तो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन करने के लिए भी किया जाता है। फॉरेंसिक जांच के लिए तो वही हो रहा है। यानी अलग अलग प्रकार का आज के प्रेजेंट टाइम में ये जो हमारा साइंस है दोस्त, साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा इसका रोल है और ये अपना काम अच्छे से कर रहा है। ये बात क्लियर है? चलिए बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर मैं आपको एवोल्यूशन इस यूनिट का लास्ट चैप्टर बताता हूँ। जल्दी करें। चलिए भैया, अब इसमें हमारा जो बेटा अगला चैप्टर है जिसका नाम है क्या? एवोल्यूशन। आपके सामने पता होगा। देखिए जो एवोल्यूशन होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर एवोल्यूशन कहते किसे हैं? तो देखो ग्रेजुअल जो चेंजेस होते हैं। आपको लगता है कि आज जो विकास हुआ है, यानी आज हम आप जो ह्यूमंस के रूप में इस प्रकार से दिख रहे हैं, हमारा आपका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से दिख रहा है, क्या अभी तुरंत बन पाया है? तो नहीं। इसको बनने के लिए दोस्त एक लंबा प्रोसेस चला होगा, एक बहुत लंबा हम लोगों को समय तय करना पड़ा, तब जाकर के आज हम आप इस प्रकार दिखते हैं। तो ये चीज़ बनने में एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरह से एवोल्यूशन कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करने के लिए एक ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, यानी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तब जाकर के एक नया ऑर्गेनिज्म उसकी मॉर्फोलॉजी तैयार हो जाती है। बात सही है? अब होगा क्या? होता दोस्त ये है कि इवोल्यूशन में तो हमने बता दिया सर ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। अब बात यहाँ पर दोस्त ये करना हम लोगों को कि कैसे इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए अलग अलग लोगों का कुछ अलग मान होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग, अगर हम थोड़ा सा इसको धार्मिक मुद्दे से देखें तो ये 3 ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की एक रचना की है। सही बात है। अब उस रचना के अंतर्गत कुछ लोगों ने इसको बनाया, तो कुछ देवताओं ने उसके अंदर जीवों को इन्वॉल्व किया, फिर उनके अंदर कैसे रिप्रोड्यूस किया, उनकी संख्या को कैसे इंक्रीज़ किया, फिर उनको रहने सहने, यानी कि उनकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक धार्मिक मुद्दे से देखा जाए तो एक एनर्जी है। उस एनर्जी का ही नाम है ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, जो भी है। ये सब मिल करके इस पूरे धरती का क्या किया है, यानी ह्यूमंस का, इस गैलेक्सी का, इस पूरे ब्रह्मांड का कुल मिला करके क्या किया है, एक रचना किया है। ऐसा हम लोग मुद्दों में पढ़ते हैं जब धर्म की बात से आती है, रिलेटेड होते हैं। ठीक बात ऐसे ही है। अब जैसे देखिए,
जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हालांकि ये सही है कि नहीं इस पर कोई भी मतलब साक्ष्य नहीं है। जैसे कहा गया कि अगर आप वेट पसीने की अगर पसीने में लथपथ हैं और अगर आप अपने कपड़े को निकाल देते हैं और किसी डार्क एरिया में छोड़ देते हैं, उसमें से कुछ आप ग्रेन्स आप वीट के डाल देते हैं, गेहूं के डाल देते हैं, आटे चुगरे डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें देखा जाता है कि चूहे का जन्म हो जाता है। तो ये भी कुछ भी मतलब हुआ है, बताया गया है ऐसा। हाँ देखिए, ओरिजिन जब यूनिवर्स का हो दोस्त, तो इसके लिए बहुत अलग अलग थ्योरी दी गई, जिसमें नाम है पहले बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो है नहीं पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड में प्रेशर बढ़ गया था, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, साथ ही साथ टेम्परेचर आल्सो विल इंक्रीज हो गया था, ये सब इंक्रीज हुए। फाइनली हुआ क्या, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की संख्या खूब बढ़ गई और आपस में देखा गया कि ये सब जुड़ करके एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। अब कैसे हुआ, गैलेक्सी बनी, फिर यूनिवर्स से, फिर कहा गया इससे सोलर सिस्टम बने, यहाँ से अर्थ बना, और धीरे धीरे प्रश्न ये आया कि सर गैलेक्सी जब बनी तो गैलेक्सी में था क्या। तो गैलेक्सी में आपको पता है कि जो डस्ट होते हैं, गैलेक्सी में क्लाउड्स होते हैं, गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, गैस होते हैं, ये सब मिल करके लाइटिंग्स, यानी ये सब प्रोसेस मिल करके क्या बनाए, एक गैलेक्सी का निर्माण कर दिया। अब हमको पता लगा कि यहाँ अर्थ और गैलेक्सी ये चीज़ें बन गई। यहीं पर आपको एक चीज़ हो जाना है, लाइट ईयर्स, एक वर्ष में चली गई जो डिस्टेंस होती है लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, उसी को एक नाम से दूसरा उसी के रिलेटेड है जिसका नाम होता है स्टीलर डिस्टेंस। क्या होता है, तो स्टीलर डिस्टेंस एक ऐसी डिस्टेंस होती है किसके किसके बीच में, प्लैनेट के बीच में, स्टार और गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टीलर डिस्टेंस कहा जाता है। ये बात सही है। देखो, अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, उस पर लाइफ आया है लगभग 500 मिलियन, यानी उसके कह सकते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर था, तो 500 मिलियन जो है के बाद मतलब इसके अर्थ के तब जाकर के उस पर ज़िंदगी शुरू हुई है। और फर्स्ट जो है नॉन सेलुलर लाइफ जो है ये लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो देखा गया है, और पहली जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 2 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। ये बात समझिएगा। देखिए मैं आपको बोल देता हूँ एक बात। अब क्या हुआ, इनसाइड द अर्थ, इस धरती के अंदर दोस्त क्या हुआ कि एक टेम्परेचर खूब बढ़ने लगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, वैल्केनिक एरप्शन हुआ, यानी इसमें ज्वालामुखी फटने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लिक्विड जो है मॉल्टेड अवस्था में बाहर निकलना, मॉल्टेन अवस्था में शुरू हो गए, एक मास बना दिया, मास रिलीज हुआ जिसमें गैसेस निकलना शुरू कर दी। गैसेस में जैसे मीथेन थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, जैसे अमोनिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, ये सब हुई। अब फाइनली हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खूब तगड़ी आने शुरू कर दी, पानी पे पड़ा, पानी ब्रेक हो गया H2 और O2 में, और फाइनली हमने देखा कि ये जाकर के इन सब लोगों से एक साथ क्या किया, रिएक्शन कर दिया। जैसे अमोनिया ने इसके साथ रिएक्शन कर दिया तो ये N2H2 बन गया, मीथेन के साथ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर दिया तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। यानी अब सारी गैसें आपस में क्या हो रही थी, आपस में मिल रही थी, और मिल करके कुछ नया बनाने का काम शुरू कर रहे थे। अब देखिए अब क्या हुआ, कुछ समय बाद देखा कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। क्या हुआ, टेम्परेचर बिकम द डाउन एंड वाटर वेपर टू द फॉर्म, जिससे क्लाउड बना, जिससे जो कंडेंस आपस में संघनित हो गया, और जिससे क्या बना, रेनफॉल स्टार्ट हो गया, पिट्स गड्ढों में भरना शुरू कर दिया, ओशियन में गए, फिर ये हॉट धीरे धीरे होना शुरू किया, वेपर बन के फिर वही प्रोसेस हुआ, जैसे वो गर्म हुआ, जैसे पहले ठंड हुआ फिर गर्म हुआ, अब एक केमिकल कह सकते हैं कि केमिकल फॉर्म हुआ, जिससे कहा जाता है कि लाइफ बनी। और लाइफ जो है सबसे फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुई थी कहाँ पर, इन द एक्वाटिक रीजन या वाटर में देखा गया था। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आइए कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी, जैसे कि पास्चर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने दोस्त एक जैसे हंस का जो ये गला होता है ना, उसी की तरह एक गगरी लिया था, फ्लास्क लिया था, और उसमें ब्रोथ डाल दिया था। ब्रोथ मतलब ईस्ट और पानी का एक सोल्यूशन था, ये डाला गया, और फिर उसमें देखा गया कि जो माइक्रोवेल एक्टिविटीज़ थी वो कहाँ देखा गया कि इसमें ग्रोथ करना शुरू कर दी थी। तो इसी चीज़ को दोस्त इसमें एक प्रकार से फ्लास्क जो है मतलब इसके माउथ को कहीं पर देखा गया जहाँ ज़्यादा वेंट थी तो उसी में फंस जाता था, चेकआउट हो जाता था, जिसमें माइक्रोवेल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती थी, जो सीधा होता था देखा जाता था किस तरह से मूवमेंट होता था। तो ये बस एक मान है कि हाँ माइक्रोवेल एक्टिविटी वहाँ पर देखने को मिला ब्रोथ में, यानी ईस्ट और वाटर के सॉल्यूशन में देखा गया, जिसका नाम पड़ गया था हमारा क्या, पास्चर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। सेकंड देखिएगा
केमोजेनेसिस, जिसमें केमिकल की बात की जाती है, जिसमें ऑपेरिन और हॉल्डेन नाम की एक थ्योरी थी, उन्होंने दिया था इसके बारे में, जिसमें कहा था कि टेम्परेचर खूब ज़्यादा हुआ है, पहले एक मरतबा हुआ, जिसमें वल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसमें एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग रूप धारण करके रखता था, रिड्यूस करता था, और लाइटिंग खूब तगड़ी हुई थी, और लाइटिंग की वजह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये सब रिलीज हुए, फिर ये धीरे धीरे जुड़ करके CO2 बने, अमोनिया बना, ये आपस में जुड़े मीथेन बना, हाइड्रोजन साइनाइड बना, अमीनो एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, फिर यहाँ देखें न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ है, यानी DNA बनने वाला है, फिर देखा गया प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना, फाइनली शुगर बन गया, जिससे ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है। फिर देखा मैंने दोस्त कि मिलर्स और यूरेस के एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कहा था कि एक फ्लास्क लीजिए जिसमें स्पार्क डिस्चार्ज करिए, स्पार्क डिस्चार्ज किया था, उसमें था क्या उस चैम्बर में, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, किस रेशियो में थे, 2:1:3 के रेशियो में पाए जाते थे, और इसमें एक इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता था, वैक्यूम पंप लगा रहता था, साथ ही साथ कंडेंसर के साथ साथ इसमें वाटर को इन करने के लिए वाटर को आउट करने का भी एक कह सकते हैं रास्ता इसमें बनाया गया था। बॉइलिंग वाटर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से जीवन की शुरुआत हुई थी, इनका अपना अलग एक्सपेरिमेंट बताता है, समझिए। थ्योरी क्या थी दोस्त, अच्छा देखिए, ऑब्टेन द 18 ईयर्स, 18 साल के बाद देखा गया अमीनो एसिड यहाँ पर यानी ग्लाइसिन है, एलेनिन है और एस्पार्टिक एसिड ये बनना शुरू हो गए थे। फाइनली इसमें फर्स्ट लाइफ जो है डीप ओशन में देखा गया, जो कि कीमोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स और फोटोऑटोट्रॉफ्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं। थ्योरी जो थी एवोल्यूशन की, यानी विकास यानी डेवलपमेंट करने का जो मेन थ्योरी था क्या था दोस्त, तो इसमें बताया गया लैमार्किज्म था, डार्विनिज्म था, म्यूटेशन था, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी, ये सब को कहा जाता था एक साथ मिलाकर के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नाम से। लैमार्किज्म कहते थे यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी थी, जिस अंग का जितना यूज़ करोगे वो उतना वेल डेवलप करेगा, और जिस अंग का यूज़ कम करोगे वो धीरे धीरे अविकसित हो जाएगा और फाइनली वह ख़त्म हो जाएगा। ये था लैमार्किज्म का, जैसे कि बताया था इन्होंने क्या, एक एग्जाम्पल लिया था, जिराफ ने फाइनली एक्वायर किया था लॉन्ग नेक का। जब दोस्त नेचुरल डिजास्टर आया तो उस कंट्रीज़ में देखा गया कि अर्थ पे कुछ खाने पीने का जो घास था वो कुछ था ही नहीं। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, ज़िंदगी को ख़त्म कर लें या तो अपने ज़िंदगी को जीने के लिए बेहतर तलाश करना शुरू कर दे। इन्होंने पेड़ पर पत्तियों का शिकार करना शुरू किया, हालांकि उसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ता था। जिसने संघर्ष किया, कंपटीशन किया, दे कैन सर्वाइव, जो नहीं कर पाया वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही फाइनली उन्होंने, इस जिराफ ने अपने गर्दन को लंबी क्या धारण कर लिया, और आज आपके सामने सबसे लंबा गर्दन किसी का है तो जिराफ का है। तो ये भी एक रूल है, बहुत अच्छा नहीं, हमें कंपटीशन करने का सलीका तरीका सिखाया, इंसानों को भी सीखने की ज़रूरत है इसमें। फिर देखिए विस्मैन सेज ने, विस्मैन एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म के रूप में देखा था, यानी बताया था कि ट्रेट ऑफ माइस 22 जनरेशन तक इन्होंने इस प्रकार से देखा था कि अगर पूछ कट कर दिया जाए तो वो कैसे आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता, यानी इन्होंने जर्म प्लाज्म पर एक्सपेरिमेंट करना विस्मैन ने शुरू किया था। डार्विनिज्म क्या कहते हैं, डार्विनिज्म का पूरा नाम है दोस्त चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने दोस्त क्या किया था, एक सी व्यास थे, यानी कि जल यात्रा पर आए थे, और इनका जो मेन कहने का उद्देश्य था, इनका जो शिप था उसका नाम पूछा जाता है HMS वीगल शिप, जो कि गालापैगोस पर आइसलैंड पर पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन साउथ अमेरिका में, ये भी ध्यान देना। इन्फ्लुएंस थे ये पॉपुलेशन थ्योरी से ये प्रभावित थे, और इन्होंने क्या किया था, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कंपटीशन के बारे में बताया कि कैसे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, उसके बारे में बताया। हालांकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था उसके बारे में किसने दिया था, तो हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, लोग गलत कर देते हैं, इनका नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर ये थे। देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि कैसे अपने आप को नेचुरल सेलेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। तो होता क्या था दोस्त कि पहले हमारे पास जो पोल्यूशन था, यानी इंडस्ट्री 1950 के दशक में धीरे धीरे बहुत कम मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे 1920 के बाद क्या हुई, 1920 के बाद आप देखें 1920-1950 इंडस्ट्री लगने के बाद अलग अलग प्रोसेस बने। जब इंडस्ट्री नहीं थी तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्री ना होने से पोल्यूशन कम था, और पोल्यूशन कम हो जाने से क्या होता था, लाइकेन जो होता था वो आराम से पेड़ों की छाल पर पाया जाता था, यानी वहाँ पर जो विंग यानी जिसका वाइट मोथ था वो वाली आराम से सर्वाइव कर सकती थी, क्योंकि पोल्यूशन था ही नहीं तो सेफ हो जाती थी। उस साफ़ सुथरे क्षेत्र में उसको कोई जान ही नहीं पाता था कि यहाँ कोई विंग्स बैठी हो, कोई मोथ बैठा हुआ सफ़ेद वाली पंख वाली, तो वो जिंदा रह जाती थी, सुरक्षित रह जाती थी, तो उसको तकलीफ नहीं था, वो तो मज़ा ही मज़ा कर रही थी। लेकिन ब्लैक वाला जो बेचारा था, डार्क वाला, वो बहुत मारा जाता था, उसको पकड़ लिया जाता था, क्योंकि सफ़ेद में काला तो दिख ही जाएगा ना, काला दाग बदे मारा गया,
अब सोचिए जब 1950 यानी कह दीजिए जब इंडस्ट्री हो चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होने लगा, पोल्यूशन बढ़ना शुरू कर दिया। पोल्यूशन बढ़ने से लाइकेन बेचारा धीरे धीरे डार्क होना शुरू कर दिया। अब पूरा माहौल धीरे धीरे डार्क होना शुरू कर दिया। अब उस डार्क से क्या हुआ, अब सफ़ेद वाला पहचानने लगा। अब सफ़ेद को कोई भी प्रेडेटर देखता था तो आके उसको क्या करता था, हपक लेता था, और ये वाला बेचारा कैमोफ्लेज हो जाता था, अपने कलर को छिपा लेता था और सेफ हो जाता था। तो ये भी नेचर में सेलेक्ट करने का तरीका इन्होंने यहाँ से दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने पूरा चीज़ वही लिख दिया, समझ लीजिएगा। फिर अगर आता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या कहता है दोस्त, तो ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशन के विषय में बताया था। म्यूटेशन मैंने आपको बताया पहले ही कि सडन चेंज ऑफ म्यूटेशन, जो कि फ्रेम शिफ्ट होता है और पॉइंट म्यूटेशन होता है, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। जीन माइग्रेशन, एक एनिमल्स है जो एक क्षेत्र में है, वो मान लीजिए किसी दूसरे एरिया में निकल गया तो अपने जीन को माइग्रेट कर रहा है, फैला रहा है वहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के दौरान। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसे आगे ट्रांसफ़र होता है और रिकॉम्बिनेट करता है, दूसरे से जोड़ लाता है, एक नया कैरेक्टर शो कर देता है। फिर देखिए इसमें ये बात समझ में आ गई होगी। नेचुरल सिलेक्शन आपको बता ही दिया। स्पेशिएशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड एज द स्पेशिएशन के नाम से जानते हैं। एविडेंस क्या था एवोल्यूशन के, तो देखो एक है एनाटॉमी मॉर्फोलॉजिकली के आधार पर, जिसमें इन्होंने देखा है कि कैसे होमोलोगस और एनालॉजी के आधार पर लिया गया दोस्त। होमोलॉजी कहता है या होमोलॉजी के आधार पर होमोलोगस देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो सेम होगा दोस्त, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा उसका अलग होगा। जिससे देखो फोरलिम जो हाथ हमारा है और किसी एनिमल्स का हमारा काम करने का, दूसरा उनका काम करने का अलग होता है। तो स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन विल बी द डिफरेंट। और ये हमारा जो होता है दोस्त, इसको हम किस रूप में जानते हैं, तो याद रखिएगा होमोलोगस जो हमारा होता है इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और यही एनालॉजी हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, उल्टा बिल्कुल जान लीजिएगा। तीसरा होता है पैलेंटोलॉजिकल के आधार पर, कि पैलेंटोलॉजिकली क्या होता है, देखिए फॉसिल को आधार बना करके जब हम किसी के डेवलपमेंट, किसी के ओरिजिन के बारे में पता करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैलेंटोलॉजिकल। इम्ब्रियो देखते हैं कि किसका डेवलपमेंट किसी से हुआ है, इम्ब्रियो हमारा ये है तो हमारे से डेवलपमेंट इनका हुआ है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द इम्ब्रियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एवोल्यूशन एंड ओरिजिन, इट इज कॉल्ड एज द इम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन। फिर बायोकेमिकल एविडेंस लेते हैं, यानी कि केमिकल बायोकेमिकली जब एविडेंस से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बायोकेमिकल एविडेंस। क्लियर है यहाँ तक बेटा? चलिए बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें छोटा सा और बचा हुआ, इसको तुरंत बता के इस यूनिट को ख़त्म किया जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए भैया, इसमें थोड़ा सा और बचा है, इसको भी देख लीजिए ताकि ये वाला भी चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाए। देखिए एडॉप्टिव रेडिएशन, देखिए एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टॉपिक है क्या, टॉपिक का मतलब समझ लीजिए, बाकी बना के भी एवोल्यूशन में लिख सकते हैं। देखिए कहते हैं ना कि आप किसी भी जगह पर ही अपने आप को अडॉप्ट करिए। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिससे मान लेते हैं दोस्त कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर आप उस माहौल में अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, उसी को अडॉप्ट कहा जाता है। तो अडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं अपने आप को अडॉप्ट करके अपने जीवन यापन को बेहतरीन ढंग से चला रहे होते हैं। अब अभी आप ही जैसे देखो, जहाँ पर आप रहते होंगे वहाँ के इन्वायरमेंट से आप भली भांति परिचित होंगे और उस क्षेत्र में अपने आप को महसूस अच्छा करते होंगे आप, ठीक है ना। अभी आप कहीं दूसरे जगह पर रहने चले जाओ तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको जल्दी नींद ना आए, अच्छा खाना ना लगे नज़र। तो ये जो बेहतरीन ढंग की चीज़ें होती हैं वो अपने ही क्षेत्र में होता है, और जहाँ पर आप ऐसे रहते हैं वहाँ पर आप उस चीज़ों को अडॉप्ट करके रखते हैं और वहाँ की रेडिएशन को मिला कर बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। क्लियर है बाबू? चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, डार्विनिज्म फिंच जो होता है, एक वर्ड होती है दोस्त, इसका नाम जो होता है डार्विन के नाम पर होता है, जो कि 18 स्पीसीज इसकी ऑब्जर्व किया था इन्होंने। और कहाँ पर होता है, जिसमें स्मॉल ब्लैक बर्ड होते हैं, छोटी सी काली सी पक्षी होती है, जिसमें गैलापागोस या गैलाप्स आइसलैंड पर देखा गया था, जिसकी वैरायटी ऑफ वीक्स होती थी, चोंच जो होता था, और उसी से वो अलग अलग जो न्यूट्रिशन लेना होता है ये करती थी। जैसे इसके जो एंसेस्टर थे, देखो कुछ बर्ड सीड खाते थे, कुछ कैक्टस खाते थी, कुछ इंसेक्ट खाती थी, वहीं पर कुछ फ्रूट खाते थे, कुछ नेक्टर खाते थे। अब आप सोचिए सेम ही स्पीसीज़ के हैं, लेकिन खाने का तरीका क्या है, अलग अलग सोर्स इनका। तो ये हमारा क्या होता है, एडॉप्ट रेडिएशन। अब देखो उस रेडिएशन में रह रही है जहाँ पर वो इंसेक्ट खा रही है, कुछ दूसरे रेडिएशन में रह रही है जहाँ पर वो फ्रूट खा रही है। तो दैट इज़ द एडॉप्टिव रेडिएशन। और एडॉप्टिव रेडिएशन का सीधा इन्फ्लुएंस उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर से होता है, ध्यान रखिएगा।
देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, जैसे एक समय इरा होता है, फिर उससे पीरियड बनता है, फिर उससे इपिक्स बनता है, ये इपॉक्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि बनते हैं। इसके कई सारे टाइम पीरियड होते हैं दोस्त। जैसे सबसे जो पुराना हमारा सबसे पहला जो आया है, नहीं नया जो अभी है, सीनोजोइक कहा जाता है, न्यू है, जिसमें क्वाटरनरी टर्सरी जैसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। फिर दूसरा होता है मीजोजोइक, जिसमें क्रेटेशियस और जुरासिक साथ ही साथ ट्राइसिक, ये 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और एक बहुत पुराना है दोस्त जिसका नाम है पैलियोलॉजिक, ओल्ड है, कार्बोनीफेरस होता है, इसमें डेवोनियन होता है। तो ये चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं, इस ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है। तो 3 स्टेज रख लीजिए, कौन कौन है भैया, सीनोजोइक, मीसोजोइक और पैलियोजोइक। कौन कौन, सीनोजोइक, मीसोजोइक और पैलियोजोइक। कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, यू हैव टू नो दैट राइट नाउ। ह्यूमन के एवोल्यूशन बहुत दिन जान के, पहले इतना आप जानते हैं, पहले हम लोग बंदर थे, चिंपैंजी की जातियाँ हम लोग ही हैं, हम ही उस हमारे पूर्वज हैं वो। हम उससे होते 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 आज इस रूप में आ गए। मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, बस नाम बता देता हूँ क्या है। हम लोग क्लोज होते हैं दोस्त, जैसे मैमल्स, हमारा ऑर्डर क्या है, प्रीमेट्स होता है, उसके अंदर आते कौन कौन है, मंकी है, एप्स है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है और ह्यूमन भी उसी में आता है। इसमें बहुत सारे दोस्त हम लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है, किस किस नाम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप पढ़े होंगे इसको, और नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नाम जरूर याद कर लीजिएगा कि किसमें उनका जो ब्रेन है, उस ब्रेन का साइज़ कैसे है, कौन खड़ा होकर चलने लगा, कौन मांस खाना शुरू कर दिया, कौन फ्रूट खाना शुरू कर दिया, कौन जो कब्र होती थी उस पर कब्र को नीचे दफनाना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें इन्हीं प्रोसेस में आती हैं। जैसे सबसे पहले डेप्टो किसमें है, देखो ड्रायपिथेकस है, फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस से सीधा खड़े होकर चलते थे। फिर निएंडरथल आ गए दोस्त, निएंडरथल मैन कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन, होमो सैपियंस, सैपियंस। ये ध्यान देना, तब जाकर के आज हम लोगों का जो नाम है होमो सैपियंस, यानी साइंटिफिक नेम है हमारा। इस प्रकार से दोस्त आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, अब देख लीजिएगा नोट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपको बता दिया 20 बिलियन, अर्थ 4.5 बिलियन, लाइफ उस पर 4 बिलियन में हुई है। ठीक है, अब देखो 4.5 मिलियन हो गई है। ठीक है, देखो हाँ सही है, 4.5 बिलियन। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म 3 बिलियन पर लाइफ हुआ है, सेलुलर लाइफ कब हुआ, 2 बिलियन पर हुआ है। और इनवर्टी जो है, इनवर्टिब्रेट्स जो है 500 मिलियन, जॉलेस फिश हमारे 350 मिलियन ईयर एगो इनका डेवलपमेंट हुआ है। और क्या हुआ देखो, प्लांट और सीड वीट जो हुए हैं वो 320 मिलियन पे हुई है। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ और देख लीजिएगा, आज के लगभग 65 मिलियन ईयर्स हमारे पास कौन से थे, डायनासोर थे। तो ये फिर धीरे धीरे भूखमरी की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये समाप्त हो चुके हैं। समझ में आया ना। तो ये बात इवोल्यूशन का था। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये इवोल्यूशन वाला भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 2 यूनिट तुरंत झटके के साथ मैं समाप्त किया दोस्त। अब लगे हाथ हम लोग तीसरे यूनिट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य है कि आज इस मैराथन्स में आपको मैं नस्ते नाबूद क्लास 12th के बायोलॉजी को करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अभी मैं आपको लास्ट में पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट फिगर्स को एक साथ देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, पूरी फिगर्स एक साथ रहेगी और भी मज़ा आएगा वहाँ पर। यहाँ तो जो इम्पोर्टेंट हो मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन जब आपको एक साथ पूरी की पूरी एनसीईआरटी की पूरी की 5 यूनिट्स के जब फिगर एक साथ आप देखोगे तो आपको और भी बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आके बता रहा हूँ। चलिए